अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया है, सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो है जो इल्म वाला है। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो है जो अमल करता है, और तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फायदे में वो है जो इखलास वाला है। सब इखलास वाले खतरे में हैं। कामयाब वो है जो तकब्बुर से पाक है, तकब्बुर से दूर है। तो गरूर, तकब्बुर, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज हम बात करेंगे डाइट पे, कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, डाइट प्लान होता क्या है, दिन में कितनी बार आपको खाना खाना चाहिए, और किस तरह का खाना खाना चाहिए। हम क्या 5 बार खा रहे हैं, दिन में 3 बार खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है, हमारी बॉडी की नीड भी है, या हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है, इस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे आजकल की प्रॉब्लम्स की जो स्पेशली बच्चों में मौजूद हैं, और क्या प्रॉब्लम्स है, पीकॉज क्या है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग के बारे में, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक सिंगर ज़रूर होता है, क्योंकि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम गाने भी सुन रहे होते हैं। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी, मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर नासिर। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा लगा आप मेरे शो में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रिहाना कंवल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में आई और बड़ा अच्छा लगा आपको देख के, और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देख के और भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, अगर उनके बारे में मैं बात करूं तो उनके जो वालिद साहब हैं वो थिएटर का एक बड़ा नाम है, क्योंकि जब थिएटर का नाम आता है तो उनके वालिद साहब का नाम जरूर आता है, और इनके वालिद के करैक्टर को आज भी लोग याद करते हैं। जब जिस ड्रामे में वो परफॉर्म किया करते थे, या आज भी जब वो टीवी पे आते हैं तो लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से लोग मुस्कुराते हैं। और अल्लाह ताला ने बहुत कम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं जिनकी वजह से दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। और मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं, उनके बेटे जो हैं वो सिंगर हैं, वो थिएटर में क्यों नहीं गए, क्यों उन्होंने थिएटर में काम नहीं किया, वो सिंगर बन गए। लेकिन उनके वालिद साहब के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं, क्योंकि जितने अच्छे वो एक्टर हैं उतने अच्छे वो सिंगर भी हैं। जी हाँ, मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद जो हैं नवाज अंजुम साहब के बेटे हैं अहमद नवाज। थैंक यू सो मच अहमद, कैसे आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज 4 चांद लगा दिया आपने मेरी जिसामत देख के, आज आपने न्यूट्रिशन भी बुला दिया। देख ले, हमने कहा पूरा पैनल मौजूद होना चाहिए साथ। बिस्किट खा रहा था तो मैं चाय की जगह पानी में डाल बैठा, और मुझे दोनों आपने साथ साथ रखे। अंदाजा हो रहा है ना इनके वालिद साहब का कि किनके बेटे हैं वो। अगर गुफ्तगू का आगाज करें तो हम स्टार्ट लेंगे डाइट से। सर डाइट है क्या? हम लोग अक्सर सुन रहे होते हैं लोगों से कि मैं डाइट कर रही हूँ या मैं डाइट कर रहा हूँ स्मार्ट होने के लिए, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप सारा दिन कुछ नहीं खाते और रात के वक्त आप अच्छा खासा खाना खा के सो जाते हैं। क्या ये डाइट है? हाँ, बेसिकली डाइट तो सबको करनी चाहिए, और डाइट का मतलब ये है कि आपने खुराक लेनी है। हमने कंसेप्ट बना लिया हुआ है कि डाइटिंग तब करनी है जब आपको वजन कम करना है या आपको जो है अपना वेट लूज करना है, तो उसका डाइटिंग का नाम दे दिया हुआ है। डाइटिंग इज़ प्रेफरेंशली कि आप जो है वो डेली बेसिस पे क्या खाते हैं, और डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोटीन की, फैट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, जो हमारी रिक्वायरमेंट है अगर उसको मैच करती है आपका फूड और आपकी डाइट तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। अगर उसको मैच नहीं करती, कोई चीज़ें आप कम ले रहे हैं तो उसका नुकसान होगा, कुछ ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका भी नुकसान होगा। सो एक हेल्दी फूड जो है वो हेल्दी डाइट का बेस बनता है, और हेल्दी डाइट जो है वो हेल्थ की बेस बनती है, और हेल्थ जो है वो फिर आपकी हेल्दी लिविंग का ओवरऑल जो है। अगर मैं पूछूं तो हर इंसान जैसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, उसके सोचने का अमल डिफरेंट है, रहन सहन मुख्तलिफ है, तो हर जो एक डाइट होती है क्या वो सब लोगों पे एक जैसी अप्लाई होती है या हर किसी की मुख्तलिफ होती है? कुछ लोग हेल्दी हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो क्या इनकी डाइट डिफरेंट होती है? जनरली जो है वो ह्यूमन रेस की जो है वो डाइट का पैटर्न एक जैसा है, बट हैविंग सेड दिस इट इज डिपेंडेंट कि आप ग्रोथ में हैं तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। अगर आप मेंटेनेंस मोड के अंदर हैं, बीमारी के बाद जो है मेंटेनेंस मोड होता है, तो आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। अगर आपका पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से भी आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है,
हैं, फिर आपका जो है वो हाइट और वेट के हिसाब से भी होती हैं। सो जनरली 2000 कैलोरी डाइट के ऊपर हम एडल्टहुड की लेते हैं, लेकिन अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, अगर किसी का वेट ज़्यादा है उसके लिहाज से भी न्यूट्रिएंट्स की आल्टर होंगी, और अगर कोई मेंटेनेंस पे है, वर्कआउट कर रहा है, कोई अपने मसल्स गेन करना चाह रहा है तो उसकी भी डिफरेंट। सो एथलीट की डाइट डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। प्रेग्नेंट मदर की डिफरेंट होंगी, लैक्टेटिंग मदर की डिफरेंट होंगी, आम फीमेल की डिफरेंट होंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, एडोलेसेंस में डिफरेंट होती हैं, चाइल्डहुड में डिफरेंट होती हैं, बट जनरली जो हेल्दी पैटर्न है वो तकरीबन एक जैसा है। वो जैसा है, सब ले सकते हैं वो लोग, अगर जी, सब प्लान नहीं कर सकते, अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो जाए डॉक्टर से पूछे कि मुझे किस तरह का खाना हम उसको खाना आप बाद में डिस्कस करेंगे किस किस्म का होना चाहिए, किस बट किस्म का होना चाहिए, जनरली हेल्दी पैटर्न एक ही जैसा होता है। हेल्दी पैटर्न एक जैसा ही होता आपका है। इशारा मेरी तरफ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं चाह रही हूँ कि आप सुने, कितना जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना नहीं खाना चाहिए, उन्होंने कहा ना जो खाना चाहिए वो हेल्दी लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप खा मैं सकते कुछ हैं। नहीं खाता सिवाय बर्गर, पिज्जा, शवारमा के। और अब अभी मैं एक कुछ नहीं खाते। चीज मैं बताऊं, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं इसको हम ट्रेन करते हैं। इन्होंने मुझे चाय दी तो मैंने एक घोंट लिया, वापस रख दिया क्योंकि चीनी बहुत ज्यादा है तो मैं नहीं पी पा रहा उसको। लेकिन एक टाइम था कि मैं इससे ज्यादा चीनी पीता था। तो हाँ। आप जब चीनी कम लेना शुरू कर देते हैं, नॉर्मली 6 मंथ्स टाइम के अंदर आप टेस्ट बर्ड को ट्रेन कर देते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो आपको वो फूड अच्छा लगना शुरू हो जाता है दूसरों से वाई। सो ये जो आप पिज़्ज़ा, बर्गर और वो करते हैं, अगर आप अवॉइड करके हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे, 6 माह के बाद जो है इन चीज़ों को दिल नहीं करना आपका करेगा, हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा चला तो जाएगा। हम So खुद इससे- से टेस्ट डेवलप करते हैं। जी, हम अपना टेस्ट बर्ड्स को खुद से ट्रेन करते वाह। हैं। बेहतर ये है कि टेस्ट बर्ड्स को हेल्दी फूड के अगेंस्ट ट्रेन करें, मजा भी ले और उसके साथ साथ हेल्दी भी रहें। डॉक्टर और मैं साहब ने चाहूंगी बड़ी कि बड़ी आप- चीनी खाई है डॉक्टर साहब ने, इन पे तो कीड़ियां चढ़ जाती होंगी यार। डॉक्टर साहब बहुत मीठे हैं आप। बिल्कुल। नहीं, इसलिए छोड़िए जी। अहमद, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप जो कुछ नहीं खा रहे ना, तो आप जी। प्लीज कुछ खाना शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप खाइए, वो ज्यादा से ज्यादा मंगवा खाइए। लें जरा कुछ। जरूर जरूर, हम आपको जरूर खिलाएंगे, बिस्किट भी है, आप जरूर खाइए। डॉक्टर साहिबा, आजकल बच्चियों में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, बिकॉज पीसीओएस कहते हैं जिसे, ये क्या है, क्यों प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है ऐसे? पीकॉज का इंसिडेंस जो है ना एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तेजी से? बहुत तेजी से। उसमें इनिशियली पहले ये था कि बहुत अर्लीहुड प्रॉब्लम नहीं था, लाइक 14-16 ईयर्स पे पीकॉज के पेशेंट प्रेजेंट नहीं करते थे, रूटीन में 22, 23, 24। लेकिन अब चूंकि बच्चों को हम शुरू से बाहर ले गए, शाम को बाहर ले जाएं, होटलिंग कराएं, ये खिलाएं, जितने भी फास्ट फूड है उनका डायरेक्ट रिलेशन है इससे। अगर अच्छा। समझ लें कि एक बच्ची शुरू से इस तरह की खा रही है, उसका थोड़ा BMI भी रेज्ड हो गया। इसमें 2 टाइप्स हैं। दो टाइप्स एक तो वो टाइप्स हैं जिनका वेट इंक्रीज होता है, लाइक ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होता है, ओबीस होती है, ठीक है। लेकिन पीकॉस उनको भी होगा, उनको भी होगा, उनको होगा। ठीक है। तकरीबन हम कहते हैं समझ लें कि 40-50% वो टाइप है। ठीक हो गया। इसके अलावा वो टाइप भी हैं जो कि थिन लीन होंगे देखने में, मगर पीकॉस होगा। इसलिए ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो बंदा बाहर का खाना खा रहा है वो ओबीस ही है, और अगर ओबीस नहीं है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। बाहर के जो खाना का रिलेशन है, एक्चुअली वो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ही कम होते हैं, वो चीज़ें ही नहीं जिनकी ज़रूरत है बॉडी को। ठीक बॉडी है। वो एक्यूमुलेट कर रही है जो कि नामुनासिब है उसके लिए। इसलिए जितनी भी रिफाइंड डाइट है, इवन जितनी भी अब इंटरनेशनल पब्लिकेशन या रिसर्च आ रही है अमेरिका में, अब वो खुद इस चीज़ को ट्रेन कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का रिलेशन हमारी डाइट से है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीकॉस उनमें सबसे ऊपर आ सबसे ऊपर आ जो कि एक बेसिक काज है। 14 से 15 साल की बच्ची को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। आ रहा है 14 से 15 साल, 24, 25, 30, और जो प्रॉब्लम समझ लें कि आप 20 इयर्स में डेवलप कर रहे हो अपनी डाइट के साथ, वो एकदम फिर आप डाइट चेंज भी कर लो तो विद इन 1, 2, 3, 4 मंथ रिजल्ट नहीं आता हमारे टाइम पास। लगता है एक हाँ, चीज को। इवन अगर हम साथ मेडिकल एड भी दें, लाइक ऐसी मेडिकेशन दें जिसको नीचे लेके आए, तो मेडिकेशन इसका बिल्कुल 100% इलाज नहीं। सही हो गया। एक्चुअली आपको उसको डाइट से ही क्योर करना पड़ता है। अच्छा, मतलब Dietary सबसे pattern बड़ी को वजह change ही कर- डाइट है, डाइट और आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। हाँ, बाहर के डाइट ले लेना, उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप घूम फिरने आप आए हो, आप कंप्यूटर पे बैठ गए, आप घंटों टीवी देखने लग गए, अपनी फ्रेंड्स के साथ लाइक आप गपशप कर रहे हो, phone सो पे। नहीं रही टाइम पे। ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें आपके मूवमेंट्स नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो इस तरह की डाइट और ऊपर से आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, ये सारे फैक्टर्स जो है मिलके फिर सारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
صحیح ہو گیا یہ. اور پاکستان میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں اور بہت زیادہ اور بڑھ رہی ہے. اسے کنٹرول کرنا چاہیے. کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ ڈائٹ سے کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کھائیے, یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھائیے, لیکن ہیلدی کھائیے, وہ کھائیے جو جتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. احمد آپ سے کھانے نہیں, احمد آپ سے بالکل میں کھانے کی بات نہیں کروں گی. میں پوچھنا چاہوں گی آپ کے بابا کا ایک بڑا نام. آپ ایزی ہو جائیں, آپ ایزی ہو کے آپ ایزی ہو جائیں. احمد بیماری سے بچ گئے. احمد اگر آپ کے بابا کی بات کریں, ایک بڑا نام ہے, انہوں نے بہت محنت کی, بڑا نام بنایا اپنا تھیٹر میں. تو جب آپ نے سنگنگ سٹارٹ کی تو کیا آپ کو نہیں لگا کہ آپ کو بھی ایکٹنگ کی طرف آنا چاہیے, ایکٹ کرنا چاہیے تھیٹر میں؟ جی بالکل, میں یہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا. دیکھیں جو میرے والد صاحب نے اس انڈسٹری کو اتنا ٹائم دیا اور ابھی بھی دے رہے ہیں مسلسل کنٹینیوسلی, اور تو میرے لیے تو گھر میں موجود میرے لیے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس سے مجھے باہر سے کچھ سیکھنے کو اگر درکار بھی ہو تو میں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے گھر میں اویلیبل ہے. تو میں ہر چیز یعنی کہ موجود ہے, مجھے پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو بس کھانا ہے اور آگے آ جانا ہے. تو یہ میرے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے لیے گانے لکھے, سارا کچھ کیا, کمپوزیشن خود کی اور سارا ایچ اینڈ ایوری تھنگ خود کیا. اور غلام عباس صاحب کا میں شاگرد بھی ہوں ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی اسٹرگل پیریڈ کے بعد دیکھیں اگر مجھے اسٹرگل کرنی پڑی تو وہ پھر اس صورت میں کرنی پڑی کہ میرے فیلڈ چینج کر دیکھا. اور کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں اتنے بڑے بڑے فنکار جن کی اولاد ہے وہ آگے کام کر رہی ہے لیکن اس طریقے سے آگے نہیں آ پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے والد نے جو کام ایک اسٹرگل پیریڈ میں جا کے ختم کیا وہ آگے سے اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے. بالکل یہ وجہ, وہ ایک لیول کچھ اور تھا, یہ لیول کچھ اور ہے. ابھی پہلے اس لیول کو پار کرنا پڑے گا, پھر آپ کو آگے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب پہلے سوشل میڈیا اتنا کور نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اب سوشل میڈیا اتنا وائرل ہو چکا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو گھر بیٹھ کے بھی ڈالیں گے نا تو وہ آپ کو اسی ٹائم پتہ لگ جائے گا لوگ کتنی لائک کر رہے ہیں, آپ کو کتنا پیار کر رہے ہیں. پہلے چینلز کم تھے تو لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہی چیز پہ بار بار وہی پرومیننٹ آ رہا ہے فیس, اور وہی لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے جی دس از دا پرسن. بالکل, اب واقعی زیادہ ہے. اب وہ چیز نہیں ہے. اچھا, اب آپ اپنے آپ کو خود کر سکتے ہیں. اچھا احمد, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بابا آپ کے لیے گانے لکھتے ہیں, آپ کے, تو بابا نے مطلب شوق سے آپ کو کہا کہ ہاں آپ گانا گاؤ؟ نہیں, شروع سے مجھے شوق تھا اور کافی دیر سے میں کر بھی رہا تھا اس چیز پہ کام, لیکن کبھی ڈسکس نہیں کیا تھا بابا سے کہ میں کبھی اس فیلڈ میں آؤں گا, اس چیز میں آؤں گا. تو جب میں نے اپنا پہلا جو سانگ ہے آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے, تو جب میں نے ان کو کہا کہ میں ایک چھوٹا سا ڈیمو آپ کو دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر مجھے آپ بتا دیجیے گا, میں پھر کنٹینیو نہیں کروں گا بالکل بھی. تو انہوں نے وہ جو ڈیمو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھیجا دلیر مہندی صاحب کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ پلے بیک سنگر کی وائس ہے تو اس کو کائنڈلی جتنا ہو سکتا ہے یوٹیلائز کریں اور پراپر طریقے سے اس کے اوپر محنت کریں, کوشش کریں. تو وہ اللہ پاک نے ایسا ماشاءاللہ کرم کیا, اور شکر الحمدللہ اس رب کی ذات کا کہ اتنے کم وقت میں اللہ نے اتنا نام بنا دیا اور ماشاءاللہ اتنا فیم ملا. انٹرنیشنل شوز کر چکا ہوں الحمدللہ, پاکستان میں شوز کر چکا ہوں, پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جس پہ نہ پرفارم کیا ہو الحمدللہ. اچھا احمد, جیسے آپ نے کہا کہ بابا نے ایک بڑے سنگر کو آپ کا گانا بھیجا, تو بابا نے بھی پروو کروایا کہ کیا ہاں یہ بن بھی سکتا ہے, یہ ایسا نہیں سمجھا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میرا ایک بڑا نام ہے, میں اپنے بیٹے کو سپورٹ کروں گا تو وہ بن جائے گا. دیکھیں اس میں ایک سب سے بڑی بات جو نظر آتی ہے وہ لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. اس کی نظر یہ کہ میرے والد صاحب لوگوں کے اندر سے خامیاں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہیں کہ اگر میرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے تو لوگ اس کے اندر سے خامی نہ نکالیں, زبردست, تو وہ خامی دور کر کے پھر آگے لے کے آیا جائے اس کو. تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات. لیکن آپ کے بابا خود بہت اچھا گاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں انہیں, ان سے سیکھتے ہیں؟ بالکل بالکل پراپر. اور جب وہ تو بغیر مائک کے اتنا اونچا اسکیل ہے ان کا کہ وہاں تک پہنچنا میرے لیے بہت مشکل ہے, بڑی مشکل بات ہے. تو بابا سے کتنی دوستی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت اچھی دوستی ہے, اور ہم باپ بیٹے وہ بہت پیار ہے ماشاءاللہ. اور وہ ہر راستے میں مجھے سمجھاتے ہیں ہر جگہ پہ کہ بیٹا اس طرح کرو, بیٹا اس طرح کرو, بیٹا اس طرح کرو تو منزل ضرور ملے گی. ظاہر بات ہے بابا کا سپورٹ کرنا, ایک تو وہ بظاہر نہیں کرتے کہ میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن وہ کہتے خود محنت کرو, آپ کو پتہ لگے گا اسٹرگل کیا چیز ہے, کہ محنت کر کے آپ آگے آؤ گے نا, آپ کو اس چیز کا مزہ ہوگا کہ یار میں نے خود کیا ہے. بالکل, کسی اپنے بلبوتے بھی کیے, کسی کو میں نے نہیں کہا, اور اس کا پھر مزہ کچھ اور ہے. اور باقی یہ بات ہے ماشاءاللہ بابا کو 45 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں, اور یہ واحد شہر لاہور جہاں پہ خون بیچ کے روٹی کھائی ہے انہوں نے,
ये वक्त, ये आलम हम लोगों ने देखा है कि हम लोग एक साइकिल तक नहीं खरीद सकते थे, तो आज आपके सामने अल्लाह का दिया सब कुछ। उन्होंने मेहनत की और मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिया। फुटपाथ पे सोते थे, यहाँ पे लक्ष्मी चौक है, यहाँ पे फुटपाथ पे सोया करते थे। मेहनत की उन्होंने, बस ये अल्लाह पाक का दे रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। अब अगर उनका बेटा सिंगर बना है तो उन्होंने इन पे भी मेहनत करना शुरू की और कहा है कि खुद मेहनत करो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम कितने अच्छे सिंगर हो। अगर बात की जाए सर डाइट की, तो आपने कहा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगी ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है और आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए? अहमद बात कर रहे थे तो उन्होंने गाने में भी प्लेट का जिक्र किया और उसके खाने का जिक्र किया, तो मुझे समझ आ गया कि उनका जो है इतना वेट क्यों है। क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो है वो जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट बहुत खूबसूरत चीज़ें पैदा की बिल्कुल ऐसे ही है। और इंसान जो पूरी ज़िंदगी में प्लेयर ड्राइव करता है किसी भी चीज़ से, सबसे ज़्यादा फूड से करता है। अभी अगर कहा जाए आपकी मर्जी का खाना अभी शाम को घर में बना हुआ है तो इमीडिएटली सलाइवा निकलना शुरू करता है, आपके मजा आना शुरू होता है, दूसरा तीसरा। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान जो है वो अपने टेस्ट बर्ड्स को ट्रेन करता जाता है, एक ही तरह का फूड लेते हुए, एक ही तरह का जो है वो टेस्ट डेवलप करते हुए, और समहाउ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी चीज़ पर रिसर्च कर रही होती है कि किस किस्म का जो है वो फूड पसंद किया जा रहा है। नॉर्मली शुगर जो है वो ज़्यादा एडिक्टिव है टेस्ट बर्ड्स के लिए, इसी तरह से फैट भी ज़्यादा एडिक्टिव है, तो इसके कम्बिनेशन, और फिर साल्ट भी एडिक्टिव है, तो इनके कम्बिनेशन को बहुत सारा यूज़ करके जो है वो टेस्ट को इन्हांस किया जाता है। और क्योंकि हम टेस्ट के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, न्यूट्रिशन पे नहीं जाते, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल से अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता जाता है इन टर्म्स ऑफ डाइटरी पैटर्न्स। बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो आपको क्या लेना चाहिए, सीरियल्स हम जो है रिफाइंड फ्लोर लेते हैं, 1 नंबर आटे का होता था, उसमें से बूरा निकला हो या उसमें से छान निकला हो, फाइबर के साथ जो है वो होल व्हीट फ्लोर जो है वो लें। दूसरा हमारे साथ मसला ये है कि हमने जो है वो तकरीबन मोनोटोनस डाइट पे चले गए हुए हैं, सुबह रोटी खाई, दोपहर को रोटी खाई, शाम को रोटी खाई। अब रोटी के साथ वो रोटी जो है बुनियादी तौर पे जो हम रोटी ले रहे होते हैं वो सालन, उसके लिए सालन को उसको टेस्ट के लिए लगा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली रोटी खा रहे होते हैं। सो उसको जो है खाना चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारी जो है मोनोटोनस डाइट है, बुनियादी तौर के ऊपर आपको 5 से 6 सर्विंग, मैक्सिमम 10-11 सर्विंग तक, सर्विंग बड़ी छोटी साइज़ का होता है, वो सीरियल से लेनी है। 2 से 3 सर्विंग जो है फ्रूट से लेनी है, 3 से 4 वेजिटेबल से लेनी है, 2 से 3 सर्विंग डेयरी से लेनी है, और 2 से 3 सर्विंग जो है वो मीट ग्रुप से लेनी है। अब ये सर्विंग ऐसी नहीं है कि प्लेट भर भर के वो बड़ा उसका बार-बार आपकी तरफ देख के बता रहे हैं उसका साइज होता है। सो बुनियादी तौर के ऊपर न्यूट्रिशन के 2-3 बेसिक असूल हैं, ठीक है, कि आपने दिन के अंदर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप 2000 कैलोरी की डाइट की रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट 50% आपने ब्रेकफास्ट पे खाना है, ब्रेकफास्ट पे 30% जो है वो लंच पे, 20% डिनर पे। सर यहाँ पे तो उल्टा है। होता क्या है कि जब आपको जो ज्यादा काम करना है, जिस टाइम के ऊपर आपको स्ट्रेस लेनी है, फिजिकल स्ट्रेस लेनी है, मेंटल स्ट्रेस लेनी है, आपको ब्रेन को ज्यादा यूज करना है, उस टाइम पे आपको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए। सो ब्रेकफास्ट जो है वो टाइम होता है जब आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी के बैलेंस करके अपनी एक्टिविटी के लिए निकलना होता है। सो उस टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट को लेते ही नहीं है, जो लेते हैं तो सिंपल एक स्लाइस ले लिया, चाय का कप ले लिया, दैट्स इट। बुनियादी तौर के ऊपर आपको जो है वो मैक्सिमम फूड लेना है ब्रेकफास्ट पे। लंच के अंदर जो है वो आपको थोड़ा टाइम रहता होता है वर्क का, 30% के करीब। शाम को जो आपको फूड लेना है वो सिर्फ अपनी मेंटेनेंस के लिए लेना है, आपने सोना है इसके बाद, और सोते हुए जो BMR के लिए आपको चाहिए, जो बॉडी के बेसिक फंक्शंस के लिए आपको फूड चाहिए, उतना ही लेना है। सो अगर हम इसको फिक्स करें, नॉर्मली आप सुबह जो है वो सीरियल्स के साथ आपको योगर्ट या डेयरी में से कुछ लेना है, दूध ले लें, स्किम मिल्क ले सकते हैं अगर ज़्यादा है, अदरवाइज फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं अगर वो दूध नहीं लेना चाह रहे, दही ले लें, चीज़ का एक स्लाइस लिया जा सकता है अगर ये दोनों नहीं ले रहे। उसके साथ साथ जो है वो आपको एक आध अंडा ज़रूर लेना चाहिए, अगर आप अंडा नहीं ले रहे तो फिर आप मीट ग्रुप में से कुछ ले लें। और उसके साथ साथ जो है वो बुनियादी तौर पे इस टाइम पे आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल में से लाजमी कुछ ना कुछ चाहिए। 1 से 2 फ्रूट्स अगर नहीं ले पा रहे तो फिर वेजिटेबल्स का कोई सैलड बना के। सो मॉर्निंग के अंदर जो है वो आपको तकरीबन तमाम ग्रुप से कुछ ना कुछ लेना है, क्योंकि नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो आप टोटल
दिन के अंदर खर्चा कर रहे होते हैं उसी खर्चे के अंदर जो है वो ये आप ले सकते हो। वो नहीं बोल रहे हाँ, इसलिए हम गौर से सुन रहे हैं कि शादी का नाम नहीं आ रहा। तो पहला असूल ये है कि आपको ब्रेकफास्ट में ज्यादा लेना है, लंच में उससे कम लेना है, डिनर में बिल्कुल कम लेना है। दूसरा असूल ये है कि अगर आप 7 दफा खाना खा सकते हैं तो 5 दफा ना खाएं, अगर 5 दफा खा सकते हैं तो 3 दफा ना खाएं, 3 दफा से नीचे तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। सो ब्रेकफास्ट, 2 घंटे के बाद स्नैक, लंच 2 घंटे के बाद स्नैक, डिनर और शाम को सोने से पहले स्नैक। अब लेना क्या है, बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कि हमने प्लेटें भर भर के खानी है, आपको कम लेना है, डाइट उतनी रखनी है, ठीक है, फूड उतना रखना है, लेकिन टाइम के बाद लेना है, इंटरवल बढ़ाने जो है वो कम करने हैं और उसके अंदर जो है वो कम। उसका रूल ये है कि आपके ब्रेकफास्ट, आपके मैदे के अंदर जो है वो फूड गया, उसको डाइजेस्ट हो गए 2 से 3 घंटे में ब्लड में चला गया, तो फिर दोबारा से आपको न्यूट्रिएंट की सप्लाई चाहिए। सही। और जो है ये न्यूट्रिएंट्स जब ये खत्म हो जाएगा दोबारा से न्यूट्रिएंट की सप्लाई चाहिए। जब आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा ले लेते हैं और बहुत वक्फा डाल लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स एकदम से ज्यादा ब्लड में चले जाते हैं, पहले उनको ठिकाने लगाने का मसला, फिर दोबारा से वहां से निकाल के यूटिलाइज करने का। जैसे आपने ब्रेकफास्ट का जिक्र किया कि आप मिल्क ले लिए, योगर्ट ले लीजिए, एग ले लीजिए, अगर आप क्या एक कप चाय इन सब चीजों के साथ, जैसे आप पराठा ले रहे हैं या आप ब्रेड ले रहे हैं, तो आप चाय ले सकते हैं? चाय बुनियादी तौर के ऊपर जो है हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया बहुत ज्यादा है और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। चाय एक फंक्शनल फूड है, हेल्दी फूड है, बहुत अच्छा, 3 से 4 कप लेने चाहिए, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। दुनिया में कहा जाता है चाय नहीं सही है, चाय अच्छी है, ये वाहिद एक्सट्रैक्ट है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो पूरी दुनिया में पिया जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से पिया जाता है। ठीक है। इशू ये है कि हम इसके साथ करते क्या है, आपने प्लांट के टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट पीना है, ठीक है, आपने उसमें दूध डाल लिया, आपने उसके अंदर चीनी डाल ली, बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो आपने उसके मजे के लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब की। सो टी लेनी है, ग्रीन टी लेनी है, ब्लैक टी लेनी है, पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक टी पी जाती है, यहाँ के ऊपर दूध भी डाला जाता है, चीनी भी डाली जाती है और टिका के डाली जाती है। सर हमारी देसी चाय तो ये दूध वाली चाय है ना जो हम लोग लेते हैं, वो हमने बना लिया ना, हम हर चीज में जायका ढूंढना शुरू कर देते हैं ना। सो बेसिकली जो है वो चाय बेहतर ये है कि आप जो है ब्लैक टी लें या ग्रीन टी लें, उसके अंदर दूध और चीनी ना डालें, लेकिन अगर डालते भी हैं तो फूड और चाय के दरमियान में एटलीस्ट 30 मिनट्स, 1 घंटे का वक्फा जरूर रखें, एटलीस्ट 30 मिनट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करता है। अब होता क्या है कि जब फूड के साथ चाय ले लेते हैं तो इसके अंदर जो पॉलीकेटिजन्स होती हैं, पॉलीकेटिजन गैलेट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, वो मिनरल से बाइंड करके दोनों निकाल देते हैं। चाय का भी नुकसान भी हुआ, न्यूट्रिएंट्स जो फूड से लिए उसका भी नुकसान हुआ। तो खाने के इमीडिएटली बाद अगर हम चाय ना लें तो 20-30% आपका न्यूट्रिशनल बैलेंस इसी से ठीक हो सकता है, सिर्फ आप वक्फा दे लें 1 घंटे का मिनिमम, जब खाने या खाने से पहले ले लें या फिर खाने के 1 घंटे बाद जो है, जो हम इमीडिएटली देते हैं चाहे वो उससे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। डाइट की बात चल रही है तो डॉक्टर साहिबा आप तो काफी मसरूफ होती हैं अपनी क्लिनिक पे, कभी नाइट शिफ्ट होती है, पेशेंट के साथ मसरूफ, तो आप ब्रेकफास्ट कैसा करती हैं, क्या खाती हैं ब्रेकफास्ट में? डॉक्टर साहब की बातें सुनकर तो बीइंग अ डॉक्टर भी मुझे लगना शुरू हो गया डाइट बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब क्या खा रहे हैं ना, क्या वो दुरुस्त रहे हैं, बिल्कुल रूटीन में ये होता है। अच्छा ब्रेकफास्ट बहुत ही मैंडेटरी होता है। डॉक्टर्स नियरली मैं समझती हूँ कि सारों की हैबिट्स ये होती है बहुत ज़्यादा एट ए टाइम नहीं खाते। हम इवन किसी फंक्शन पे भी मैं जाऊँगी तो मैं थोड़ा सा खा के साइड पे हो जाना। डॉक्टर्स को चूंकि एक चीज़ की शुरू से अवेयरनेस होती है ना, उनके माइंड में समझ लें कोई इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे ये सिंगर है तो शुरू से उन्होंने सिंगिंग को देखा नहीं पता कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे शुरू से मैं बार बार डाइट का ये फैक्टर, डाइटरी फैक्टर, इस तरह कोई भी डिजीज प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हम डाइटरी फैक्टर, डाइट एक्सरसाइज रोल, डाइट एक्सरसाइज, बिल्कुल ऐसे वो आपको कोई चीज़ आप उठाते हो खाने के लिए, आपका माइंड ही उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल डॉक्टर समझ लें आमतौर पर जो अनहेल्दी फूड है उसको पॉइजन कंसीडर करते हैं, उसको डाइट कंसीडर ही नहीं करते, इसलिए वो हैबिचुअल हो जाते हैं। स्मॉल मील्स एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाना है और बार बार खाना, जैसे थोड़ा खाना और बार बार अहमद थोड़ा खाना और बार बार। देखिए डाइट इंसान को करनी चाहिए, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं भी अब डॉक्टर बन गया हूँ, तो मैं बताते चलूं कि आपने सुबह 1 गिलास पानी लेना है, उसके बाद नीम गर्म पानी, और उसके अंदर आपने नींबू डालना है और शहद डालना है, और उसके बाद आपने वो 2 गिलास पीने हैं, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, और उसके बाद आप लेकिन आप ये चेक करें ना, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि आप खाइए 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद खाइए, लेकिन मैं भी डॉक्टर साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अभी आने वाला जो वक्त है ना इन फ्यूचर, तो अभी इसके ना कैप्सूल्स आ जाएंगे यार, एक टमाटर का कैप्सूल ले आना, एक खीरे का कैप्सूल ले आना, एक मुर्गी का कैप्सूल ले आना। एक चीज बताऊं, जितना हम ज्यादा प्रोसेसिंग की तरफ जाते जा रहे हैं, जितना ज्यादा जो है वो उतना बेसिकली एज ए साइंटिस्ट मैं, क्योंकि मैं PhD की हुई है, बहुत सारे मुकाले लिखे हुए हैं, और इसी सिलसिले में एज ए साइंटिस्ट अगर मुझसे पूछेंगे तो अभी हमारे पास जो नॉलेज है वो शायद 5 और 10% भी नहीं है।
एक्चुअल। तो हम जो डिसीजंस कर रहे होते हैं वो 5-10% नॉलेज की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत कुछ रखा है। इसी तरह से फूड के अंदर हो सकता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अभी जो हमें उनका आइडिया नहीं है, तो बेसिकली जो है वो आपको ज़्यादा फूड आइटम्स लेनी है, कम क्वांटिटी में लेनी है, वक्फा थोड़े थोड़े वक्फे के बाद लेनी है। तो वहाँ से आपको मुकम्मल तौर पे ऐसी चीज़ें भी मिल रही होती हैं जो कि बुनियादी तौर पे आज के दिन हमें पता नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ को बेनिफिट कर रही होती हैं लॉन्गर टर्म के अंदर। सो जिन मुल्कों के अंदर हेल्दी डाइटरी पैटर्न है और ये स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी कंसेप्शन के पहले दिन से, बल्कि उससे भी पहले प्री कंसेप्शन से, बिफोर प्रेगनेंसी, जिन मुल्कों के अंदर हेल्दी डाइटरी पैटर्न है, जहाँ के ऊपर न्यूट्रिएंट बैलेंस बेहतर है ओवरऑल पॉपुलेशन का, उनकी लाइफ जो है वो 90, 98, 100 ईयर्स है। लेकिन सब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी 60-70 साल जो है वो हेल्दी लाइफ है। यहाँ के ऊपर हमारे यहाँ एवरेज लाइफ जिस पे डायबिटीज होती है वो 38 ईयर्स है। नहीं सर, आजकल जल्दी हो रही है, कुछ बच्चे मैंने देखे एवरेज एज की बात कर रहा हूँ, एवरेज। और 21 जो है वो तकरीबन 24% लोगों को डायबिटीज है और 16% प्री डायबिटीज, 40%, जबकि दुनिया में, और वहां पे क्या एवरेज एज है 67-68। सो 30 ईयर्स आपने सिर्फ लाइफ के एक डिजीज के गए, इस तरह से दूसरी डिजीज भी ले लें। अभी तक डॉक्टर साहब जो सबसे ज्यादा जो बीमारी देखने को मिल रही है वो है एक तो हार्ट अटैक और एक शुगर, ये दोनों बहुत ज्यादा है। उसकी वजह है ना, देखें बुनियादी तौर पे इनको क्रोनिक डिजीजेस हम बोलते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, कैंसर है, शुगर है। बुनियादी तौर पे होता क्या है कि आपका बॉडी एक सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करके आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है, उसकी फिजरा। आप उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली जा रहे हो मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर जो उसको नहीं चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए थे अपने फंक्शन प्रॉपर करने के लिए वो नहीं डाल रहे। ये ऐसे ही है कि गाड़ी के अंदर गंदा तेल डालें, उसका एयर फिल्टर भी साफ ना हो, दूसरा भी ना हो, और इसके बावजूद कहें कि इंजन बहुत अच्छा चलेगा। सो बॉडी भी जो है ये बिल्कुल छोटे सेल्स पे मुश्तमिल है। 3 ट्रिलियन से ज़्यादा, 10 ट्रिलियन के करीब इसमें सेल्स हैं। हर सेल एक पूरी मशीन है। सो उसको काम करने के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। सो अगर वो नहीं होगी तो गड़बड़ होगी इन टर्म्स ऑफ मॉर्बिडिटी भी होती है, मोर्टेलिटी भी होती है, डिजीजेस भी होती है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी एवरीडे भी होती है, इन टर्म्स ऑफ मेंटल सिकनेस भी होती है, फिजिकल। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें कि किस तरह से डाइट लेनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी के स्टार्ट वाले 3 मंथ्स है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जल्दी खाना शुरू कर देते हैं ये सोचे बगैर कि क्या वो हेल्दी है या नहीं है और कितना खाना चाहिए। एक्चुअली पहली बात तो ये थी, जैसे पाकिस्तान में ट्रेंड है ना कि जो ही शादी और कंसीव कर लेना, पूरी दुनिया में ये रिकमेंडेड नहीं है। पब्लिक ये कहते हैं कि आपको 3 मंथ, उसे कहते हैं प्री कंसेप्शनल पीरियड, बिफोर प्रेगनेंसी पीरियड के 3 मंथ जो है वो ज़रूरी है कि जैसे आप अपना HbA1c कराते हो, बेसलाइन कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, आपके बेसलाइन शुगर क्या है, आपके बेसलाइन हेल्थ क्या है, आपका बेसलाइन एनीमिया तो नहीं है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग उसे कहते हैं। पाकिस्तान में उसका कोई ट्रेंड नहीं है कि लाइक कंसीव करने से पहले आप डॉक्टर के पास आओ। जब आप प्लान कर रहे हो कि वांट टू बी प्रेग्नेंट, उसके 3 मंथ पहले आप डॉक्टर के पास आओगे, तो फिर उसके बाद आपको डाइटरी चेंजेस बताए जाएंगे। हमारे यहाँ के बाद जाते हैं जब कंसीव नहीं करे होते, उससे पहले हम वगैरह करना शुरू कर देते हैं। 8 मंथ प्रेग्नेंट होते हैं, डाइट का पूछे, जब जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, जब पता चलता है कि जब शुगर 200 आ रही है, 300 आ रही है, फिर डॉक्टर का ख्याल आता है, क्योंकि डॉक्टर को सिर्फ इसलिए कंसीडर किया जाता है जहाँ मेडिकेशन स्टार्ट हो। डॉक्टर का पर्पस पाकिस्तान में पाकिस्तान में डॉक्टर का पर्पस प्रिवेंशन ऑफ इलनेस नहीं है। डॉक्टर के पास कोई भी प्रिवेंशन के लिए नहीं जाता कि उसकी रोकथाम के लिए नहीं जाएंगे। जब बीमारी अच्छी तरह आ जाए फिर जाएंगे। हाँ, डॉक्टर का पर्पस थोड़ा सा मुख्तलिफ है जब ट्रीटमेंट चाहिए। एक्चुअली मेडिकेशन ओनली है। इवन आप समझ लो कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट आया, उसको मैं डाइटरी एडवाइस के साथ भेज दूँ और उसको मेडिकेशन नहीं लिख के दूंगी, तो वो समझेगा डॉक्टर ने गलत फीस चार्ज की मुझसे। ये तो मुझे बता आगे भेज दिए, जो कि एक सोल एलिमेंट है, चाहे उसके बारे में आप बता के इन्फॉर्म करके अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि थोड़ा ट्रेंड इस किस्म का ना, जब बच्चे को हम कहते हैं एक्चुअली 3 मंथ पहले जो है फीटस पे इफेक्ट, जब मदर कंसीव करती है, अगर किसी की लाइक समझ लें डायबिटीज है और वो कंट्रोल नहीं हुई, हमने उसका कंट्रोल चेक नहीं किया और कंसीव कर लिया, तो उसको इवन बच्चे को हर तरह की एनॉमलीज हो सकती है, हेड टू टो। उसकी आईज के प्रॉब्लम, ईयर्स के, हार्ट के, कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बोन्स के, नेल्स के, हर तरह के, अगर उसने अनकंट्रोल डायबिटीज पे कंसीव कर ली। ये तो हम वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी डायबिटिक है। इसके अलावा जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट होती है, एशियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हार्म पे है। यहाँ चूँकि थोड़ा डाइटरी फैक्टर है, थोड़ा एनवायरमेंटल, सारे फैक्टर, स्ट्रेसफुल है, इस तरह के कंट्रीज आ रहे, डेवलपिंग कंट्रीज है, लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अपने डोमेस्टिक स्ट्रेसेस हैं, तो कुछ प्रेगनेंसी में इस तरफ जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये भी शुगर करते हैं। 70% औरतें ऐसी होती है जिनको प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, जिसका हम कहते हैं 90% क्योर जो है वो सिर्फ उसके आफ्टर डिलीवरी वो खत्म हो जाती है या वो 6 वीक्स तक वो खत्म हो जाती है। 6 वीक्स तक खत्म हो जाती है। अगर हम कहते हैं 90% उसको रेडिकेट किया जा सकता है विद डाइट एंड एक्सरसाइज ओनली।
90%। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको डाइट की अगर मैं बात करूं तो आप क्या रिकमेंड फर्स्ट करती 3 हैं? मंथ में आमतौर पे तो देखिए थ्रू प्रेगनेंसी डाइटरी, जैसे उन्होंने कहा जी हर एज ग्रुप में सेम ही रहता है, इसी हाँ तरह जी, थ्रू बिल्कुल। प्रेगनेंसी नियरली सेम ही पैटर्न है। ठीक है। उसमें फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ एंड थर्ड 3 हाफ में डिवाइड करते हैं ठीक है। प्रेगनेंसी को, लेकिन उससे कोई डिफरेंस नहीं और है। इस- फर्स्ट 3 मंथ में पेशेंट की हर पेशेंट की ना वेरिएशन है, टॉलरेबिलिटी मुख्तलिफ है। कुछ लोगों को पूरा वॉमिटिंग होता है, इस तरह की फीलिंग होती है, लेकिन अदरवाइज हम कहते हैं कि पेशेंट ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट ले, कार्बोहाइड्रेट लो होने चाहिए, एट द है। सेम टाइम प्रोटीन डाइट ज़्यादा होनी चाहिए सही। जी, और एट द सेम टाइम फ्रूट्स वेजिटेबल्स सबसे ठीक ऊपर हो। टॉप प्रायोरिटी है मीट। ठीक हो गया। आप और- लोगों की गुफ्तगू लंबी, मैं जरा लाहौर घुमाऊं। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप इसी इनको इतना पूछिए। ज़्यादा जो हमारी पॉपुलर जो सारे ऑडियंस है वो तो उन पे इफेक्ट होना है इस प्रोग्राम का, मगर सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट है ना वो इधर आता है। इन्होंने खूब डर जाना है यहाँ से, पता नहीं आ भी सकेंगे कि नहीं। जस्ट मुझे ऐड करना है डॉक्टर साहब ने जो जी बताया। जरूर, मैं- हम आपकी बात को ऐड करेंगे। मैं चाहूंगी अहमद की खूबसूरत सी आवाज में पहले हम गाना सुने, फिर बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। पूछेंगे कि डाइट कौन सी होनी चाहिए pregnancy में। बिल्कुल। अहमद प्लीज। वेरी नाइस अहमद, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और इतने खूबसूरत अंदाज में आपने इसको गाया है, पढ़ा है, जबरदस्त। आपके बाबा ने बिल्कुल ठीक आपको इजाजत दे दी है गाने की। अगर आपकी तालीम की बात की जाए, आपने बैंकिंग पढ़ा, जी तो बैंकर हैं आप, और बैंकर एक जबरदस्त सिंगर भी है। जी बिल्कुल, और करना भी चाहिए इंसान को, इसमें बिल्कुल। कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो काम अलग है, ये काम अलग है, तो उससे इसको डिस्टर्बेंस नहीं है, उससे इसको डिस्टर्बेंस नहीं है, मैनेज कर लेते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा जा रहा है आपका? बेहतरीन, जबरदस्त। बेहतरीन जा रहा है, बेहतरीन, जबरदस्त। जबरदस्त। सर एक हम बात कर रहे थे डाइट की, प्रेगनेंसी में डाइट कैसी होनी चाहिए, तो आप इस बारे में बताना चाह रहे थे। अब बेसिकली जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी प्रेगनेंसी में बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस बच्चे को जो पेट में पल रहा है उसके जी। लिए भी चाहिए होती हैं, और ख़ास तौर पे वो टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि सारे आर्गन्स उसी टाइम पे डेवलप होने हैं और बिल्कुल। बेसिक स्ट्रक्चर जो है उस बच्चे का डेवलप होना है। सो उस लिहाज से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉर्मली जो है वो प्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं, और उसके अंदर जो है वो 3 मंथ प्री नेटल जो टाइम होता है उसके अंदर जो है वो देखा जाता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके बॉडी का बैलेंस ऑलरेडी न्यूट्रिशनली कैसा है, उसको प्लान करके फिर प्रेगनेंसी की तरफ जाया जाता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नॉर्मली जो है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं उसके अंदर बुनियादी तौर के ऊपर ज़्यादा वाइटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि एक सेल से ज़्यादा सेल्स बन रहे होते हैं, आर्गन्स बिल्कुल। डेवलप हो रहे होते हैं, और ये बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। सबसे मोस्ट क्रिटिकल पीरियड जो है यही होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्गन्स डेवलप होने होते हैं बच्चे ठीक के। है। जो दरमियान वाला ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो उसको कंसोलिडेट हो रही होती है, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वेट गेन कर रहा होता है बच्चा। सो उसके थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर, लेकिन नॉर्मली जो है वो 20-30% न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। लेकिन एक जो मिसकंसेप्शन यहाँ के ऊपर है, हम खवातीन को बहुत ज़्यादा फैट वाली डाइट पे डाल देते हैं, देसी घी बिल्कुल। खिलाना शुरू कर देती हैं माएँ, और दूसरा घी खिलाना, और उस खातून का जो है वो वेट बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ा ज़्यादा दिया होता जाता है। सो मीठा बहुत like करती बेसिकली है। हाँ, बिल्कुल। प्रेगनेंसी में कहते हैं मीठा बेसिकली बहुत- आपको जो है वो एक कुछ वेट तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन आपको जो है मिनिमम वेट इंक्रीज के साथ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं। ठीक है। सो न्यूट्रिएंट डेंस फूड चाहिए होते हैं, ना कि, और फैट जो है टोटली कैलोरीज हैं, एनर्जी है। सो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो हम बहुत ज़्यादा फैट, प्रोटीन उसकी ज़्यादा चाहिए होती है उसको, क्योंकि उस बच्चा डेवलप हो रहा होता है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि उस बच्चे की बोन्स और मिनरल्स बन रहे, टीथ बन रहे होते हैं, और उसके आर्गन्स को डेवलप होने के लिए खास तौर के ऊपर जो है कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और उसमें खास तौर पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें फोलिक एसिड और आयरन है। आयरन जो है थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट बच्चे को भी है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है क्योंकि उसके बोन्स और मिनरल्स बननी होती हैं, और फोलिक एसिड इसलिए क्योंकि ये सारा मेटाबलाइज होने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फोलिक एसिड ठीक हो उसमें। गया। सो अगर आप फूड से ले सकें बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर डाइटरी पैटर्न्स इतने अच्छे नहीं हैं कि ये खास तौर पे आयरन और फोलिक एसिड, तो इनको इनिशियली स्टार्ट में सप्लीमेंट की सूरत में लेना ज़रूरी है, और वो जो है प्रैक्टिशनर की एडवाइस के साथ। एडवाइस के साथ। सर जैसे कि आपने कहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा देसी घी और इस तरह के खाने खाने शुरू हो जाते हैं, आफ्टर डिलीवरी
तो क्या आप देसी घी वगैरह ले सकते हैं, तब खा सकते हैं या नहीं? इशू ये है कि आपको जिस तरह की पहले डाइट चाहिए अभी उसी किस्म की चाहिए, अच्छा। प्रेगनेंसी के बाद भी उसी किस्म की चाहिए, सिर्फ उसके अंदर न्यूट्रिशन थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ी सी कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए बच्चे के लिए, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए और मिनरल्स और विटामिन ज्यादा चाहिए। सो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको उनकी बजाय आप जो है बहुत ज्यादा मीठा खाना शुरू कर दें, कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर दें, एनर्जी ज्यादा लेना शुरू कर दें या फैट लेना शुरू कर दें, जिसकी वजह से और ज्यादा एनर्जी आप लेना शुरू करते हैं। सो जो हेल्दी डाइटरी पैटर्न के अंदर शामिल है उसी को इंक्रीज करना है, उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज करना है। स्पेशली देसी घी नहीं खिलाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसका बॉडी मास जो है उस खातून का आफ्टर डिलीवरी, अदरवाइज होगा क्या कि उसका जो है वो जो खातून जिसका आपने बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है वो उसको नुकसान करेगा, प्रेगनेंसी के बाद भी नुकसान करेगा और ड्यूरिंग जो है लैक्टेशन पीरियड भी टाइम खराब। ठीक हो गया। मानना कि देसी घी खाने के बाद ऐसा खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। जी आप खाते हैं? इनकी मदर खाती मेरी थी मदर प्रेगनेंसी के दौरान। और ये अब ये खाते हैं मेंटेन करने के लिए खुद को कि मैं इतना ही नहीं, वो खूबसूरत ठीक हूं। कह रहे हैं। आमतौर पे जो मदर खाती है ज्यादा फैट डाइट और बच्चे अगर मैक्रोसोमी के लाइक चाहे मदर को डायबिटीज हुई तो उनको थ्रू लाइफ डायबिटीज और हाइपरटेंशन और ओबेसिटी का रिस्क रहेगा। अच्छा। जो बच्चा खुद समझ ले कि जो 4 kg का बेबी पैदा हो रहा है ना, आमतौर पे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि बिग बेबी पैदा हुआ है, सारे बहुत ही खुश होते हैं कि लाइक बहुत अच्छा है बेबी, बहुत मोटा ताजा है और बच्चे को बिल्कुल। मोटा रखना है। तो ठीक है। आमतौर पे जिसको चाइल्डहुड या न्यू बॉर्न ओबेसिटी है या मोटापा है पैदा होने पे उसको थ्रू लाइफ डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का और ओबेसिटी का रिस्क रहेगा। ठीक हो गया। इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बात तो उस वे में की है ना, लेकिन सब- अदरवाइज एब्सोल्युटली लेकिन मुझे अब 2 दिन नींद नहीं आएगी। डॉक्टर साहब ने भी इतने मुश्किल नाम लिए, इन्होंने भी इतने मुश्किल नाम लिए चीजों के। लेकिन देख लिए उन्होंने अभी फ्रूट तक खाएं, सब्जियां खाएं, अंडा खाएं, ये देखिए ना, ये गोश्त जो खाएं, मछली बात- खाएं और रिफाइंड अच्छी फ्लोर डाइट कम भी है। कर दें, चीनी कम कर दें और ऑयल बहुत ज्यादा ना खाएं, कम कर दें, बस यही जिन लोगों को कुछ इस डाइट की आदत हो जाए तो ये आपको पहले बताना चाहिए था। अहमद खुश हो, आपको खुश होना चाहिए कि वो कह रहे कि ये खाएं, ये सब कुछ जी। खाएं, वो ये नहीं कह रहे कि जो नहीं लोग खाएं। ना खाना आपके नहीं है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इन लोगों के लाइक नेचुरल फूड्स के शौकीन हो जाते हैं, उनको तो अच्छी नहीं लगती, दूसरी हाँ, ये चीजें वो भी है। लाइक ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे उनकी ही। इतनी अच्छा habit डॉक्टर जैसे साहब, taste जैसे कि करते हैं। आपने जिक्र किया डाइट का, बताया डॉक्टर साहब ने बेहतरीन अंदाज में बयान किया कि क्या क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आज की खवातीन को सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो आपके पास आती हैं? रूटीन में प्रेगनेंसी में जो इस वक्त रिस्क बहुत ज्यादा जी। हो रहा है वो एक्चुअली एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। नियरली 70 to 80% वीमेन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है। उसकी रीजन क्या है कि अगर हम लाइक मीट खा भी रहे हैं उसको हम स्पाम में खा रहे हैं बूंद 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 उसकी वो रह नहीं जाती उसमें हीमोग्लोबिन एक्चुअली जो है उसको हम जीरो खत्म हो कर जाता देते हैं। है। इस तरह पकाते हैं ना, कुकिंग का स्टाइल भी हो रहा है, इस तरह वाला नहीं है कि भाई हम उसको बॉयल कर ले। एक्चुअली जितनी लेकिन वो हम कंप्लेंट्स भी तो करते हैं इतना अच्छा बुना हुआ नहीं है, क्या कच्चा सा जो ज्यादा शौकीन हो गए खाने के। हम उसको लाइक ही नहीं करते एक्चुअली ना। बिल्कुल। तो अव्वल तो ये कि हम बहुत ज्यादा मीट उस तरह लेते ही नहीं जिस तरह लेना चाहिए। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मुख्तलिफ ज़ाहिर इसके हैं, टॉनिक्स ऐड करते जरूर है हम प्रेगनेंसी में, लाइक आयरन, हम कैल्शियम आयरन बोन्स के लिए और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए वो सपोर्ट जरूर हो सकता है लेकिन वो क्योर नहीं। ठीक वो है। सपोर्ट देगा प्रेगनेंसी में लेकिन वो क्योर नहीं है एक्चुअली, वो एरेडिकेट नहीं करेगा। वक्ती तौर पे ये हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग के बहुत ज्यादा एनीमिक ना हो। डॉक्टर साहिबा फिर बात आ गई डाइट पे, प्रॉब्लम में अगर बात की तो फिर डाइट पे ही बात आ गई कि डाइट पे डाइट तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन है, उसके बाद हम कह रहे हैं जी ओरल आयरन हम सपोर्ट के लिए दे रहे हैं। ठीक है। साथ आप ऐसी डाइट ले जिसमें आयरन है ताकि आयरन डेफिशिएंसी ना हो। एक प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी नहीं है कि बहुत ज्यादा, दूसरा भी विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी वैसे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ खवातीन में तो वैसे भी इस बहुत तरह दूध दही उस तरह नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह करना चाहिए, जो कि मेन सोर्स है कैल्शियम source है, का। ठीक है। तो फिर कैल्शियम के वही बात है, कैप्सूल जैसे ये कह रहे थे आ जाएंगे, उन्हीं पे सपोर्ट है। विटामिन डी के देते हैं इंजेक्शन, लाइक हम कैल्शियम की टैबलेट्स दे रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी प्रेगनेंसी में रहे। उसके बाद लैक्टेशन पे जब मदर जाती है फीड करा रही होती है तब भी मिल्क का बेसिक पोर्शन आयरन और कैल्शियम है, बच्चे को ग्रो करने के लिए चाहिए। जब बेबी ब्रेस्ट फीड पे है तो मदर को आइडली ये सारा कुछ लेना है, ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम और आयरन हो। सही हो गया। और थर्ड रिस्क जो बेसिकली प्रेगनेंसी में उसके बाद आ जाता है वो आता है डायबिटीज का प्रेवलेंस, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एंड इम्पेयर्ड शुगर लेवल। ठीक है। शुगर के लेवल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं, उसका भी बेसिक रोल हमारी डाइट और एक्सरसाइज से। प्रेगनेंसी बिल्कुल ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसमें हमके आमतौर पे कहा जाता है जो औरत का दिल करता है वो खा ले, इसका ये दिल नहीं करा खाने को, ये दिल क्रेविंग एक बड़ा समझ आता है, late night craving हो रही है, इसकी मर्द को भी मीठे खा की ले। क्रेविंग है,
आपको तो सब कुछ खा लेना चाहिए आपको भी खा ले। खातून की न्यूट्रिशन अगली नस्ल में ट्रांसलेट होती है, तो डॉक्टर साहब, डिफरेंस थकी होंगी। बड़ा प्राइमरी है जी। ये पानी पी लें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको पीसीओज नहीं हो सकती, तो इसी तरह से नहीं, आगे में बड़ी प्रॉब्लम है डाइट से रिलेटेड, फर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब जरूर मेल के भी फर्टिलिटी इश्यूज या है मेरे डाइट से अल्लाह, related। कहाँ हो गया? बेशुमार, कोई एक नहीं है, बेशुमार है ओबेसिटी से रिलेटेड। हम कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है, सब बिल्कुल नहीं है कि सब फर्टिलिटी मेल्स में नहीं है डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ये डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी एक और तरह चीज पता मैं है। बताऊं, डॉक्टर साहब ने आयरन की बात की, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कितना नुकसानदेह हो सकता है। और आपने सुना होगा स्टंटिंग का बहुत ज्यादा है कि 44% 40% हमारे बच्चे स्टंटेड है। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बच्चा माँ का दूध होता है या कोई भी दूध, आयरन उसमें नहीं होता, बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी में होता है। ठीक है। सो जब बच्चा पैदा होता है तो 6 माह तक उसको दूध पे रहना है। सो दूध के अंदर आयरन नहीं है। दूध के अंदर सो वो आयरन- जो माँ के पेट से आयरन के रिजर्व लेके आएगा, उसको 6 मंथ्स वही यूज होंगे, और 6 मंथ्स के बाद आप कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हो। ठीक हो गया। सो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि Iron जो stores। बच्चा जो पैदा हुआ है वो 6 माह तक फर्दर फिर डिप्राइव रहेगा उसकी वजह से, और उसकी वजह से बिल्कुल। काफी कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल। तो अहमद, आज आपने क्या सीखा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? बस डॉक्टर साहब मैं एक दुकान डाल रहा हूँ डाइट प्लान देने की, और आप मुझे बता दें कब से मेरे काम पर आ रहा है। आज मैं सीख गया हूँ सब कुछ। आज सीख लिया आपने कि क्या खाना हेल्दी, चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा, हेल्दी डाइट इज वेरी इजी, अनहेल्दी डाइट मुश्किल है, मैंने कहा ना, जिसको हर हमने जगह बना बता लिया सकता हूँ, हुआ healthy diet जिसको क्या हमने आप- बना लिया हुआ है। आज घर से पे on खाएं, diet। घर पे खाएं, अच्छा खाएं, सब्जियां Natural खाएं, diet। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, गोश्त हल्का फुल्का, उसको जो है वो टेस्ट के लिए ज्यादा ना भूने, जितना ज्यादा जितना मसाले पकाना मत है उतना ही डालें। पका के Just सब wild farm में सारी ये चीजें आपको पता है लाहौर है, यस। जिन्हें लाहौर में देखे और जमिया नहीं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और लाहौर और के यहाँ पे खाने आपको पता है कि जो खापे है तो फिर उसके बाद फिर इंसान कहाँ बचता है, हच्चे के पाए। अच्छा, फिर हम डाइट की बात कर रहे हैं, नहीं। अहमद हमको बता रहे हैं कि लाहौर के खाने। So ये आपकी चॉइस है कि उसको 90 साल में खाना है या 50 साल में खाना है, तो ये तो आपकी चॉइस है। अहमद, अगर आपके बाबा की बात करें, आपके बाबा थिएटर पे इतना काम किया उन्होंने, अभी भी बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या बचपन में आप बाबा का थिएटर देखने जाया करते थे? जी बिल्कुल। तो कभी कोई ऐसा करेक्टर जो आपको बहुत पसंद आया हो और अभी भी याद है आपको? एक था प्रोग्राम उनका कोठा ड्रामा, सोहेल अहमद साहब का, Yes. और आउटस्टैंडिंग प्ले था जिसमें महरूम मस्ताना जी भी थे और जी। बबू बराल साहब भी थे उसमें। बड़ा आउटस्टैंडिंग ड्रामा था वो, और उसमें जो उन्होंने एक जो खुसरे का जो एक गेटअप किया Corrected था किया था। वो आउटस्टैंडिंग, वो प्रोमिनेंट भी सबसे ज्यादा हुआ है लोगों में। और बिल्कुल। वो एक एक्टिंग उस टाइम ना एक चीज का देखने का बड़ा मजा आता था कि स्टार्ट होता था तो एक सीक्वेंस चलता था और एंड एक मोरल पे हुआ करती थी, एक मैसेज हुआ करता था। अब वो चीज नहीं है। अहमद, अब आके दोबारा फिर से उन्होंने थोड़ा स्टार्ट लिया है, चीजें ठीक करने की कोशिश की, नहीं अभी भी वैसे ही चल रहा है। अगर अहमद को मौका मिले थिएटर करेगा तो कभी नहीं करेगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक स्क्रिप्ट नहीं। अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, वो वजह नहीं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं करेंगे आप? nothing। क्योंकि अब वो चीज नहीं है। नहीं, मूवी वगैरह में एक्टिंग करेंगे? हाँ, मूवी में जरूर करूंगा, अगर ड्रामे में मुझे एक्टिंग करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा, और कोई टीवीसी अगर करने को मिलेगी तो मैं वो भी करूंगा अल्लाह उसमें, सही हो गया। मतलब आपको एक क्योंकि बेहतरीन मेरे singer ब्लड में है और मुझे करना भी चाहिए, करना utilize भी इस चाहिए और जरूरी भी है, और अगर आप में टैलेंट है तो जरूर करना चाहिए। तो फिर आप अपनी खूबसूरत सी आवाज में हमें अपना खूबसूरत सा गाना सुनाइए। Let's do दिलदारियां, तू है मेरी रानी, लाखों में है बेबी अरे तेरी जवानी, सुन ले कहानी, मिलके तू मेरे साथ जी ले जिंदगानी, छोड़ के ना जाना मुझे कभी मेरी रानी। तेरे प्यार च रांझा होया हीरिए गुण जावीना, तेरे इश्क च जोगी होया हीरिए गुण जावीना। Let's do दिलदारियां, तेरे प्यार च रांझा होया हीरिए गुण जावीना, तेरे इश्क च जोगी होया हीरिए गुण जावीना। जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावीना, जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावीना। दिलदारियां दिलदारियां तेरे नाल ला के हारियां, दिलदारियां दिलदारियां तेरे नाल ला के हारियां, दिलदारियां दिलदारियां तेरे नाल ला के हारियां, दिलदारियां दिलदारियां तेरे नाल ला के हारियां। तुझे देख सुबह चढ़े देख के ही शाम ढले, जिस दिन मैं देखूं उस दिन मेरा ना दिमाग चले, सुबह कभी क्लोज ऊपर वाला मुझे सोनी दुआ मेरी हर जन्म तुझे मेरे नाम करे, याद करे सोना पाऊं बिना
दिल च बसा के रखा तेरी ही तस्वीर में बढ़ गई है हीरी ये मेरी ही तकदीर में दिल च बसा के रखा तेरी ही तस्वीर में जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना दिलदारियां दिलदारियां तेरे नाल लाके हारियां 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 किसी और की न बातों में आ जाना सोनी यहाँ ना पे मेरे प्यार को ना यहाँ कोई भी पैमाना मुश्किल बड़ा यहाँ दुनिया में तुझ सा कमाना चल मेरे साथ आ जा ना कर बहाना करता हूँ प्यार तुझसे बाहों में आ मेरी रानी लाखों में है बेबे और रानी तेरी जवानी तेरे पिछे पईया मैनू मजिया चरोड़ियां बजली ते चूरी दियां बनिया कहानियां तेरे पिछे पईया मैनू मजिया चरोड़ियां बजली ते चूरी दियां बनिया कहानियां जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना दिलदारियां दिलदारियां तेरे नाल लाके हारियां 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 वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। जितना अच्छा गाना गाया उतना अच्छा परफॉर्म भी किया, क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी आपकी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक्चुअली से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे हैं डाइट के बारे में कि आपको क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब हमें बता रही है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है प्रेगनेंसी में, डाइट कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा अहमद हमें ये बता रहा है कि आपको खाते ही रहना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्लेट में अहमद बिस्किट्स को देखे कितना एंजॉय कर रहा है, इसके बावजूद कि बताया गया कि क्या खाना चाहिए। अब बिस्किट इस डाइट में नहीं आते और बिस्किट इस डाइट में बिल्कुल भी नहीं आते। डॉक्टर साहब, आपने जैसे एक प्रेग्नेंट खातून की डाइट के बारे में बताया कि हमारे यहाँ स्पेशली ये है कि जब बच्चा पैदा होता है 2 या 3 मंथ्स का होता है तो माँ बड़ी कॉन्शियस होती है उसके खाने को लेके कि मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, हेल्दी नहीं है, क्योंकि मोटे बच्चे ज्यादा पसंद किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। तो कितना बच्चों को खिलाना चाहिए? बनाना भी खिला रहे हैं, सिरिलैक भी खिला रहे हैं, अपना फीड भी करा रहे हैं। तो इनफैक्ट जो है वो दुनिया के अंदर इस टाइम के ऊपर अगर न्यूट्रिशन को लेके कोई सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपार्ट स्टंटिंग और वेस्टिंग, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मसला है जी, जो थोड़ी एफ्लुएंट सोसाइटीज़ हैं या एफ्लुएंट लोग हैं वहाँ के ऊपर वो चाइल्डहुड ओबेसिटी का मसला है। अगर चाइल्डहुड के अंदर जो है वो ओवरवेट हो जाता है बच्चा या ओबीज हो जाता है, इस बच्चे के जो रिस्क हैं फॉर गेटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और जो जिनको क्रॉनिक डिजीजेज कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये बच्चा जो है वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है अडल्टहुड ओबेसिटी में के लिए भी, और उसके नतीजे के अंदर अनहेल्दी लाइफ की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। सो अननोइंगली ख़ास तौर के ऊपर माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को मोटा देखने के लिए उसको इतना ज़्यादा कैलोरी इंटेक करवा रही होती हैं और इतना ज़्यादा खिला रही होती हैं सम टाइम के ऊपर। सो बच्चे को रिक्वायरमेंट ज़रूर है न्यूट्रिशन की, क्योंकि उसको ग्रो करना है और डेली बेसिस पे ग्रो करना है। जिस दिन उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को ओबीज कर दिया जाए, मोटा कर दिया जाए। सो न्यूट्रिशन बेहतर चाहिए, लेकिन बार बार उसको ठोंसे जाना, वो नहीं खाना चाह रहा है इसके बावजूद खिलाए जाना और जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। राइटली आपने ड्यूरिंग जो है उसके भी बात की कि कुछ लोग होते हैं इस तरह से जो है वो नहीं बताना चाहता कि किसकी बात कर रहे थे, लेकिन ये उस बच्चे के साथ ज्यादती है।
हम उस बच्चे के लिए जिसके लिए सारा दिन घर में जो काम करते हैं, बाहर जाके कमाते हैं, पैसे लेके आते हैं, उसकी अच्छी नशोनुमा और उसकी सेहत के लिए, अच्छी तालीम के लिए, उसका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो बुनियादी तौर के ऊपर उसको कितने बड़े रिस्क में डाल रहे हम जुल्म कर रहे होते हैं अपने बच्चे पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी कारकर्दगी के लिए भी, इसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी, और इसकी फिजिकल एक्टिविटी और इसकी ओवरऑल जो है वो आउटकम के लिए भी लाइफ टाइम को, मतलब बहुत ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही खिलाना चाहिए। देखिए बच्चा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी माँ की न्यूट्रिशन बड़ी अहम है, वो डिटरमिन करती है कि बच्चे की सेहत कैसी होगी। बच्चा खुद से डिसीजन नहीं कर पा रहा, बिल्कुल उसके पास पावर ही नहीं है। फर्स्ट 6 मंथ में बिल्कुल उसको माँ के दूध से सारी न्यूट्रिशन आनी है, तो माँ की न्यूट्रिशन फिर जरूरी है, क्योंकि बच्चा खुद से कुछ पानी भी नहीं पी रहा, माँ के जरिए आ रही है फिल्टर होकर। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद 2 साल तक, जब तक उसकी सारी न्यूट्रिशन का मेन जो पूरी लाइफ का, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा 90% इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन सिर्फ 2 साल तक है, प्रेगनेंसी से लेके 2 साल तक। ठीक है। सो इस टाइम के ऊपर बच्चा बेचारा बोल भी नहीं पा रहा होता कि मुझे क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो उस टाइम के ऊपर उनको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो उसको चाहिए वही दें, जो उसको नहीं चाहिए वो ना दें, वो ना दें। इट्स अबाउट ग्रोथ ना, इट्स अबाउट कि उसकी फिजिकल जो है वो एक हेल्थ उस बच्चे की, सो ऑटोमेटिकली हैबिट्स और जो ग्रोथ जो है वो हमेशा लीनियर ग्रोथ होती है। जो इस साइड पे ग्रोथ होती है ना वो नुकसानदेह होती है। आपको लीनियर ग्रोथ चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ नहीं चाहिए। जबरदस्त बात की डॉक्टर डॉक्टर साहब, अगर आपसे पूछा जाए, डॉक्टर साहब इतना हंस रही हैं आपकी बातों पे, वो अपनी बात भूल गई कि मैंने किस बारे में बात करनी थी। आपने को बेचारों को बिठा दिया डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि मुसीबत में डाल दिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खवातीन को अगर बात की जाए, जैसे कि आपने बताया प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ डाइट होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो खा रही है उनके बच्चे को भी लग रहा है। तो क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक मंथ होते हैं कि जो वो बेबी को लग रहे होते हैं और फिर माँ को लगना शुरू हो जाते हैं, यानी 9 मंथ्स जो खाएंगे? समझे कि पहले जो 28 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी को, आमतौर पे कहते हैं कि 40 वीक्स होती है जी, 40 रूटीन में 40 वीक्स, उनमें जो पहले 28 वीक्स हैं उस न्यूट्रिशन का ताल्लुक मदर से ज्यादा, और बच्चे के सिर्फ ऑर्गन्स बने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और वो पीरियड उसे कहते हैं पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस है, लाइक ऑर्गन्स, हेड, नोज, माउथ, पूरी बॉडी के ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप हो जाने। और पहले 28 वीक्स में बेबी का वेट सिर्फ 1 kg होगा, 1 kg पहले 28 वीक्स में। ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वीक्स है, लाइक 12 वीक्स में, उसमें बेबी का वेट गेन होना है 2.5 नियरली 3.5 तक हम एवरेज समझते हैं बच्चे को। रूटीन में हेल्दी बेबी हम वो समझते हैं जो बिटवीन 3.5 से नीचे ही रहे, 4 को तो टच बिल्कुल ना करें एट द टाइम ऑफ बर्थ। आमतौर पर ये समझा जाता है बच्चा 3 kg का बड़ा वीक है, और वो तो जी 10 पाउंड्स का तो ज्यादा अच्छा बेबी है, 15 पाउंड्स का ज्यादा अच्छा है। तो रूटीन में जो लास्ट वीक्स हैं 12 वीक्स, उनमें जो मदर खाएंगी वो बेबी का वेट गेन होना। पहले 28 वीक्स में जो मदर खा रही है वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज की ये है कि वो एक्चुअली एक तो मदर के स्टोर्स जो डिप्लीटेड हुए उसमें काम आना है, बच्चे के जो ऑर्गन्स बन रहे हैं उसकी फॉर्मेशन में, लेकिन ज्यादा वो मदर की तरफ जाएगा, मदर साइड पे ज्यादा जाएगा। जो रूटीनली मदर का वेट गेन होता है वो पहले 28 वीक्स में होता है। बाकी जो वेट गेन होता है वो बाद में जो बेबी के इर्द गिर्द फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लाइकर, उसका वेट होता है। प्लेसेंटा ग्रो करता है जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है, इसके बाद बेबी का अपना ओरिजिनल वेट प्रेगनेंसी में हम आइडली कहते हैं 10 to 12 kg ओवरऑल वेट गेन। लेकिन ये वेट गेन उन औरतों को रिकमेंडेड नहीं है जिनका पहले ही वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, जिनकी बिल्ड एवरेज वेट से ज्यादा, उनके लिए 10 to 12 kg रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इवन वो कुछ भी वेट गेन, उनके लिए रूल ऑफ थंब भी नहीं है वेट, लाइक हम कह रहे हैं अगर वो 7 kg गेन कर रही हैं, 8 kg गेन कर रही हैं, उनके लिए वेट गेन जरूरी नहीं। ठीक है, इस तरह हम बुक कर रहे हैं ना, उनको नहीं रिकमेंड करते कि वो बुक करें, हम कहते हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यू लें, अपनी कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो लें, लेकिन आमतौर पे हम कहते हैं वो उतनी कैलोरीज ना लें जितनी एक वो पेशेंट ले रही है जिसका वेट एवरेज है या थिन लीन है। बिल्कुल उनकी उन्होंने भी इवन कम लेना है। प्रेगनेंसी में भी इवन अगर एक ओबीस पेशेंट कंसीव करती है तो उसने अपनी डाइट को कंट्रोल रखना, उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट वो नहीं है, ना वेट गेन की रिक्वायरमेंट 10 to 12 kg, उसकी वेट गेन एक्चुअली रिक्वायरमेंट में नहीं है वेट की, उसने सिर्फ अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन करती है फॉर दी बेबी ओनली। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी में खवातीन का चेकअप 1 मंथ के बाद करवाना चाहिए, डॉक्टर के साथ राबते में रहना चाहिए जो आपकी डॉक्टर होती है? डॉक्टर के साथ राबते की तो आपको पता है कि एक्चुअली बिफोर कंसेप्शन ट्रेंड तो ये सेट होना चाहिए कि आप कंसेप्शन को प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हो तो 1 विजिट अपने डॉक्टर के साथ करो। आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई डाइट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपके वेट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर हर फैक्टर को जाहिर है आपके देखेगा ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट विजिट हम रिकमेंड करते हैं वो हम 6 वीक्स पे रिकमेंड करते हैं। ठीक हो गया, 6 वीक्स पे, उसके बाद 12 वीक्स पे। इन सब विजिट्स पे रूटीन में आपने देखना होता है बच्चे के मदर फोलिक एसिड ले रही है नहीं ले रही है, उसका डाइटरी पैटर्न क्या है,
उसकी ब्लड शुगर खाली पेट कितनी आ रही है, नाश्ते के बाद कितनी आ रही है, दोपहर के खाने के बाद कितनी आ रही है, कौन सा मील था जो खाया गया, उसके बाद शुगर के लेवल कितने आए, उन शुगर के लेवल का मील से रिलेशन क्या है, क्या मील रिलेटेड हैं कि नहीं, उसके मुताबिक आपने उनकी डाइट को चेंज करना है। ये सारे फैक्टर्स रूटीन में हम कहते हैं अगर कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम कंसीव करती है तो उसके टोटल 40 वीक्स में रूटीन में हम कहते हैं 8 to 10 विजिट्स जरूरी है 8 to 10 विजिट्स जरूरी, ताकि बच्चे में जो स्ट्रैटेजी ऑप्ट की जाती है वो क्योर की नहीं। बेबी देखिए स्मॉल है ना कि लाइक वो 1 kg का 2-3 उसको वो इम्पैक्ट नहीं आता जो एक लाइक हम पे तो चीजें उस तरह असर नहीं करेंगी जिस तरह एक छोटे बेबी पे करेंगे जो इंजुअल ऐसा ही तो बच्चे की प्रॉब्लम अगर टाइमली पिक नहीं होगी, प्रेगनेंसी में स्ट्रैटेजी है कि आपने प्रिवेंशन करनी है, रोकथाम करनी, ठीक है। लाइक मदर को डायबिटीज हो ही ना, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन अगर हो जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्यूरेटिव नहीं होते बेबीज नहीं होते। बच्चे को अगर कोई एनॉमलीज हो जाए, उसको कोई कार्डियक डिफेक्ट हो गया, कुछ हो गया, शुगर कंट्रोल किए बगैर कंसीव कर लिया, तो दैट विल एंड अप इन ग्रेट डिजास्टर फॉर द मदर एंड फीटस। मैं चाह रही हूँ ऐसी बातें करें हम लोग, और टेंशन भी हो रही सुन के कि इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करते, डॉक्टर के साथ राब्ते में रहते हैं। यहाँ बेशुमार मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो शुगर की वजह से डॉक्टर साहब जिनके 3 बच्चे ऑलरेडी मेरे पास पेशेंट उसके 4th सिजेरियन सेक्शन था, पहले तीनों आईयूडीज थी, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइज कहते हैं, लाइक यूट्रस के अंदर ही बेबी डेड हो जाता था। आमतौर पर जो शुगर की पेशेंट होती है उनके 8-9 मंथ पे बेबी की डेथ हो सकती है यूट्रस के अंदर, तो इस पे उनके 3 सिजेरियन भी हो चुके थे, वो पेरिफेरी से थी और वो अनडायग्नोज रही, तशखीस ही नहीं हुई, और 3 स्कार भी आ गए, यूट्रस पे 3 दफा सेक्शन हो गया और कोई लाइव बेबी नहीं था उनके पास, सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से। ये इतने इंपॉर्टेंट छोटी को तो बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है ना, बिल्कुल हाँ, लेकिन ये सम टाइम इस तरह हो जाती है कि ऐसे लगता है कि लाइफ ही किसी की स्टॉप। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद, जैसे डॉक्टर साहिबा भी बता रही डाइट कैसे लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, सारी चीजें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो डिटेल में बता रहे हैं कि खाना क्या चाहिए। ये सब सुनने के बाद आपका दिल कर रहा है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? नहीं, बनना नहीं चाहिए, लेकिन आज के बाद मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, सिर्फ चारा खाऊंगा चारा खाऊंगा सिर्फ। अहमद, अगर बात की जाए जानवरों के हकूक है, ये जुल्म नहीं करना। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप बॉइल्ड जो है वो चीजें खा सकते हैं, और उससे परहेज करें ऑयल से। ऑयल तो वैसे ही आपको पता है कि फ्राइड चीजें भी खा सकते हैं। असल मसला ये है कि जो हम बाजार में जाते हैं, इशू ये है कि यहाँ के ऊपर ज्यादा मसले मसाइल पाकिस्तान में क्यों है हेल्थ के। एक तो डाइट ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी तो लेते थे ना डाइट, उसमें क्योंकि घर का ज्यादा होता था, फ्रेश फूड प्रोड्यूस ज्यादा होती थी, जो है वो नेचुरल डाइट ज्यादा होती थी, प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन एक और इशू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आया है, दुनिया ने जैसी अर्बनाइजेशन की तरफ गई है तो उन्होंने अपने सारे के सारे फूड के सप्लाई चेन मैकेनिज्म बहुत अच्छे डेवलप किए हैं। दूध जो है वो 1908 में शिकागो के अंदर लूज हालत में बिकना बंद हो गया था, क्योंकि आप उसको सेफ रख ही नहीं सकते सब अगर सप्लाई करनी है। 1908 में यहाँ के ऊपर आज भी लोग समझते हैं कि ये फ्रेश दूध जो है ये खुला दूध ही है। पूरी दुनिया के अंदर बैन है कि आप गोश्त वैसे मिलेगा, अंडे वैसे मिलेंगे, सब्जी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको दूध कहीं पे भी अनप्रोसेस पैकेज नहीं मिलेगा। आपने भी दुनिया में ट्रैवल किया, कहीं पे आपको दूध मिला हो खुला, हर चीज खुली मिली होगी, दूध नहीं मिला, दूध नहीं मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप जो चीज ले रहे हैं क्या वो सही भी है कि नहीं है। आप तो दूध समझ के उसको गिलास पी रहे हैं कि वो दूध है भी कि नहीं। अगर दूध है तो क्या सेफ है कि नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही आपको दे रहा है या आपको टॉक्सिन दे रहा है, पैथोजेंस दे रहा है, कंटामिनेंट्स दे रहा है या अडल्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो डाइट लेते हो उसकी पीछे ट्रेसेबिलिटी क्या है, वो किस सोर्स से आई है, वो आपका यकीन है कि वो ठीक है कि नहीं है। लाइक दूध की एग्जांपल मैं दूंगा, जो कि बात हो रही थी, आधे से ज्यादा दूध अडल्ट्रेटेड है, उसमें किसी फार्मलिन, यूरिया कुछ ना कुछ डला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। 90% दूध जो है उसमें अफ्लाटॉक्सिन बियॉन्ड सेफ्टी लिमिट नहीं, उससे 360% ज्यादा सेफ्टी लिमिट से जो है उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन है, जो कि फीड से आ रहा है एक्चुअली। सो दुनिया ने पूरी की पूरी सप्लाई चेन को सेव कर लिया हुआ है। वो फीडिंग से शुरू करते हैं एनिमल हेल्थ के ऊपर, फिर उसके बाद सप्लाई चेन, फिर प्रोसेसिंग, फिर टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो है आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। सो इसलिए ये भी जरूरी है कि आपको वेजिटेबल्स आ रही हैं, अगर उसके अंदर पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा होगा और जानबूझ के उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा कि ये लेस ज्यादा रहेंगी, ग्रीन ज्यादा रहेंगी, अगर आपका जो ये स्पाइसेस हैं या मिर्चें हैं उसके अंदर जो है भूरा डाल के आपको दे दिया जाएगा, रंग करके दे दिया जाएगा। सो सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। सो हम एक न्यूट्रिशन की जबान में हम बात करते होते हैं कि नो फूड इज सेफ, नो फूड इज न्यूट्रिशियस अंटिल सेफ।
until से अगर कोई फूड सेफ नहीं है वो आपको हेल्थ प्रोवाइड नहीं करेगा, जितना मर्जी उसके अंदर प्रोटीन्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, क्योंकि उसने आपको डिजीज काज करनी है। तो एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हम सस्ती चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सस्ती मिल रही है ले लो, ये नहीं देखते कि ये सेफ है कि नहीं है। थोड़ी चीज़ हाफ केजी जो है वो लेना जो कि सेफ है बेहतर है, रादर के आप 2 किलो लें जो कि अनसेफ है, वो 2 किलो की 2 किलो नुकसान देगी, ये आधा केजी तो फायदा देगी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही देखिए है, ना, आपकी बात का बाहर जी जी बाहर अगर कोई चीज़ बन रही है इन प्रोसेस ऑयल के अंदर, तो वो एक ऑयल की भी एक कैपेसिटी होती है बिल्कुल कि उसके अंदर ये चीज कर सकते हैं आप चीज को उसमें oil में? सो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप ऑयल यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी का तो 16 आवर से ज्यादा फ्राइंग टाइम नहीं होना चाहिए। Okay. और अगर उसे जैसे हर फ्राइंग के साथ उसमें ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, 16 आवर के बाद उसमें ट्रांस फैट इतनी ज्यादा बन जाती है जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस काज करती है, वो इतनी ज्यादा बन जाती है। जो आपने देखा होगा वो कढ़ाई के इर्द गिर्द काला काला लगा होता है, exactly, basically वो बिल्कुल, trans fat बिल्कुल, होती है। कैंसर में भी लग जाता है ना। सो इसी वजह से जब आप बाहर जाते हैं आप फ्राई करके खा सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद पकोड़ा, कोई चीज़ नहीं है। अगर घर में आप ऑयल के अंदर उसको करते हैं उसको खाते हैं कोई नुकसान नहीं है। ये है कि उस ऑयल को बाद में खाने में यूज कर लें, बार बार उसको रिपीटेड। और अहमद हमारे यहाँ कितनी बार लेकिन उसमें बाहर फ्राई जाते किया हैं जाता हर है, चीज़ को, हर चीज को जब तक वो बार-बार। काला नहीं हो जाता बिल्कुल उसकी जो है वो उसको स्टेन करके दोबारा यूज कर लिया जाता है। Exactly. और दूसरी जैसे ही अभी पाकिस्तान में देखा लास्ट 6 मंथ से हेपेटाइटिस सी इतना कॉमन हुआ हुआ है। Common. हाँ जी, मैंने ये और फिल्म अगर देखी है। प्रेग्नेंट पेशेंट में आ जाता है तो इसकी मोर्टेलिटी 80-90% नहीं। हेपेटाइटिस सी वाकई ये रेस्टोरेंट रिलेटेड और सारा कुछ बहुत ही, आप इस वक्त हर हॉस्पिटल में आपको मरीज मिलेंगे प्रेग्नेंट बिल्कुल। जो हेपेटाइटिस सी के साथ। आपके इर्द गिर्द काफी और लोग आप होते ये जो हैं कह रहे हो TB, सस्ता खाना, tuberculosis। अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाओ आप तो फूड में आपको मिल सकता है हेपेटाइटिस। अच्छा अहमद, ट्रांसमिशन आपका बहुत तेजी से एक गाना जो पहले मुल्तान के एक सिंगर ने गाया, हाँ जी बिल्कुल फिर आपने उसे गाया टर्किश म्यूजिक में गाया और बहुत फेमस हुआ, बिल्कुल। चिट्टा चोला। बिल्कुल। तो कहाँ से आइडिया आया कि आपको इस गाने पे काम करना चाहिए और इसका म्यूजिक चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है और हमारी पूरी फैमिली जो है वो लाहौर में 25 साल से यहाँ पे है, क्योंकि बाबा तो पहले आ चुके थे, वो तो काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग 25 ईयर्स हो चुके हैं हम लोगों को लाहौर में, तो अब हम पक्के लाहौरी हो गए। पक्के तो लाहौरी। मुल्तान से बिलोंग है तो जरूर बात है कभी नहीं होंगे, नहीं सर। लाहौरी है वही है जो है। हम भी लाहौर में माइग्रेट हो गए हैं, नहीं बन सकते भाई, नहीं बन सकते। आप तो रेड है वही नहीं कर सकते जी जो के साथ सर ये आप तारीफ कर रहे हैं रेड बोलने वाले लोग। खाने के लिहाज से बाकी सारी चीजें। सही हो गया। तो इससे मैंने वो चीज को ऑब्जर्व किया कि सराइकी खित्ते के लिए गाना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उस खित्ते से बिलोंग करता हूँ। तो फिर मैंने उसको एक सोचा कि ऑलरेडी लोगों ने तो अपने एक दूसरे म्यूजिक को, ये सराइकी पट्टी की म्यूजिक को देखकर मद्देनजर उसको ऑन एयर किया। ये कि बेसिकली चिट्टा चोला पाकिस्तानी सराइकी के अंदर अगर देखा जाए तो टप्पे हैं, हाँ बिल्कुल पंजाबी में अगर दूसरे टप्पे हैं तो ये सराइकी में टप्पे हैं। ठीक है। तो इसको फिर मैंने यूटिलाइज किया, मैंने इसको कहा कि इसको इंग्लिश फेम के अंदर लेके ना इसको यूटिलाइज किया जाए, तो वो बड़ा क्लिक हुआ माशाल्लाह, बड़ा लोगों hit ने रहा। इसको। और उसके बाद भी सराइकी गाने काफी हिट होना शुरू हो गए पंजाब में भी। बिल्कुल ऐसी बाजी आपने बगे का देख लिया आप, बिल्कुल, सैरली आइमा बगे जी बेग का और आइमा बेग का, वो कितना हिट हुआ ऑलरेडी, वो भी पहले किसी ने गाया है। और वो भी सराइकी ही है। एग्जैक्टली सराइकी पट्टी से। जबरदस्त। तो ये आपकी वजह से सराइकी गाने भी हिट होना शुरू हो गए। नहीं जी, और भी तो हशा ऐसे सिंगर्स हैं जो नहीं बहुत सराइकी। हिट हुए, लेकिन ये है कि स्टार्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने पंजाबी हाँ जी सिंगर से। एग्जैक्टली, लेकिन ये ट्रेंड बन चुका था नदीम अब्बास के गाने के बाद, माड़ा ते माड़ा सही जो है उस गाने के बाद एक ट्रेंड बन चुका था कि सराइकी को ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि लोग सराइकी बज़ाहिर बोलने में बहुत मुश्किल है, सुनने में बहुत आसान है। हाँ बोलने में सुनने में बहुत आसान है। आपको आती है? हाँ जी बिल्कुल। आप बोलते भी हैं? क्या ले तुम्हारा ठीक है सर है? खैर थी सी टाइप कुछ बोलते हैं, मुझे ये देख गिरा वाला बताइए तो कुछ और है। ठीक हो गया सर। आप डाइट की बात करें तो मैं पूछना चाहूंगी, आपने भी थिएटर देखा, आपको भी शौक रहा, जैसे उनके बाबा ने परफॉर्म किया तो आप जिक्र कर रहे थे, तो आप ना थोड़े बारे में बताइए। नहीं उन्होंने जैसे राइटली कहा कि हम तो यूनिवर्सिटी के दौर से कोई 3-4 दोस्त थे, और हमारे उनमें से एक दोस्त जो है वो डायरेक्टर थे ड्रामा के, आमिर नाम था, तो उनके कजन जो है वो हमारे क्लास फेलो थे, तो हम जो है वो हर दूसरे दिन थिएटर में घुसे होते थे। और ये जो कोठा की इन्होंने बात की है तो हमने 4-5 दफा दोस्तों ने देखा था थिएटर में जाके, और इनके वालिद साहब से भी, सुहेल साहब से भी और दूसरों से हम तो स्पेशली मिला करते थे अलहदा से। जो थिएटर के सामने इनका माहौल होता है, अगर इनसे सेपरेट मिले ना
वो जो मजा उस टाइम पे गुफ्तगू में आता है, गपशप में आता है, वो थिएटर में शायद उतना ज्यादा नहीं आता। सो हम तो जी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा हंसियां दी हैं, हमारी रातें जो है राहतें बख्शी हैं रातों को, जो है अभी भी हम वो कोई ज़हन में आता है, ख्याल आता है, तो बहुत सारे लोगों का ज़हन में ख्याल आता है तो टेंशन होती है, इन लोगों के ज़हन में ख्याल आता है तो हंसी आ जाती है, आपका चेहरा मुस्कुराता है। अभी कभी आप कभी गए आप देखने थिएटर? जी जी बिल्कुल जाते हैं, अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अच्छा काम हो रहा है कुछ थिएटर्स के अंदर, लेकिन ज्यादा जो है वो थोड़ा और तरफ चला गया है, और तरफ चला गया है, फिल्म भी कर रहे हैं, और उसके अंदर शायद वो क्रिएटिविटी भी, शायद मेरे ख्याल में जो इन्होंने बात की थी ना, क्रिएटिविटी बहुत हद तक खत्म हो गई है। इट्स जस्ट लाइक के आपने आना है, एक जो है वो लोगों को जो ऑडियंस चाह रही है, ऑडियंस भी उसी तरह की हो गई। असल में मसला ये है कि ऑडियंस भी वही चाह रही है जो दे रहे हैं। अगर ऑडियंस अच्छी होगी, थिएटर खाली हो जाएंगे तो ये खुद ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अहमद, जैसे कि कहते हैं जो हंसारे होते हैं ना, वो रियल लाइफ में उतने फनी नहीं होते या चुप होते, ज्यादा बात नहीं करते, तो आपके बाबा रियल लाइफ में कैसे हैं आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल, ये डांटते हुए भी कोई जुबान वगैरह लगा देते हैं, ये बात मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, और ये करनी भी चाहिए, क्योंकि सबके पेरेंट्स को ये पता लगना चाहिए कि काम की जगह अच्छा लगता है। मेरे बाबा जो हैं वो घर में सख्त तरीन बाप है। ओहो, एग्जैक्टली। और हम सबका जो है जिसे कहते हैं सांस सूखता है उससे बात करते हैं, वो कहते हैं काम की जगह अच्छा लगता है। और मैं घर में एक वालिद की हैसियत से तो मेरा रोब भी होना चाहिए घर में, ताकि जो अगर देखें मुझ में वो बात आ जाएगी कि मैं अपने बाप को जुगत लगा रहा हूँ और वो मुझे मजाक कर रहे हैं, मुझे जुगत लगा रहे हैं, तो उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो फिर वो एक दोस्ती यारी के अंदर आ जाएगी बात, और ये वो सारा फिर मैं उनको गलत बात करूंगा, वो मुझे करेंगे, तो फिर वो बात ही वो चीज ही खत्म हो जाती है वालिदैन का और बच्चों का। तो वो कहते हैं कि मुझे घर में ऐसा इस तरह ही रहना है, और हालांकि हमारे घर में कोई फनकार नहीं आता, नहीं आता। अगर जिसको मिलना होता है वो कहते हैं कि मुझे थिएटर में मिल लो या कहीं बाहर मिल लो, क्योंकि काम की जगह अच्छा लगता है। ठीक हो गया, काम की जगह भी अच्छा लगता है। वो दूसरे वालिदैन की तरह एक सख्त बाप भी है, जब उन्हें गुस्सा करना तो गुस्सा भी करते हैं। नाज़रीन, अब वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद मेरी बड़ी प्यारी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, जो शायरा भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर। अगर इनकी थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगी इनके बारे में कि जब ये पैदा हुई, इनके वालिद साहब ने इनकी खुशी में जलेबी बांटी। वो इस चीज का ऐलान था कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो गाँव में एक ही स्कूल था जहाँ पे लड़के पढ़ा करते थे। इनके वालिद साहब ने इन्हें लिया और इस स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो मैं अपनी बड़ी प्यारी मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सुगरा सदफ। थैंक यू सो मैम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। आपको तो मेरे बारे में बड़ी बातें पता हैं पहले ही। मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आज आपको अपने प्रोग्राम में देख के। मैम, अगर गुफ्तगू का आगाज करें, जब छठी जमात में बच्चियां खेल कूद कर रही थी तो आपने पहली नज़म लिखी। मैं पूछना चाहूंगी, आप उस वक्त आपने नज़म जो लिखी वो किस बारे में थी? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक एक गांव से है और एक ज़मींदार घराने से है, जहां लड़कियों को पढ़ाने का ज़्यादा रवाज नहीं होता था। और जिस तरह आपने पहले बता दिया कि मैं पहले एक लड़की थी जिसको मेरे वालिद साहब ने, अगरचे उनकी अपनी तालीम मिडल तक थी, लेकिन वो बहुत ही विजनरी इंसान थे और उनका ख्याल था कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। और उसका ऐलान भी उन्होंने गुफ्तगू से नहीं किया, अमल से किया। और 4 साल की उम्र में मुझे दाखिल कराया। फिर जब हमने प्राइमरी तो अपने गांव में ही कर ली और मिडिल के लिए हमें करीबी कस्बे में जाना होता था। उस वक्त हमारे गांव के पास सड़कें नहीं थी, क्योंकि वैसे तो खुशहाल घराने से मेरा ताल्लुक था, लेकिन सड़कें नहीं थी, ना ही गाड़ियां रखने का रवाज था। तो हम फिर कोई 4-5 किलोमीटर बल्कि 6 किलोमीटर के करीब पैदल चल कर जाते थे। और वालिद साहब ने पहले दिन कहा कि आपने जब 4-5 हम जो कजन्स हैं कि आपने जब जाना है तो अब डरना नहीं है, और जो कोई बात करे तो आप पत्थर उठा के मारे। तो वो जो हौसला एतमाद है वो अभी तक मेरे साथ है। तो जब मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं समझती हूँ कि आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें खुदा की तरफ से लिखी होती हैं, वो कुछ लोगों को चुन लेता है, उनसे उसने काम लेना होता है।
ہمارے پاس وہ صرف 20% ہوتا ہے جو ہم اپنی جدوجہد کے حوالے سے کرتے ہیں کہ ہم نے ڈور کو ناک کیا, ہم نے خط لکھا, ہم نے اپلیکیشن لکھی, انٹرویو دیا. باقی چیزیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں. قدرت کی طرف تو سے. میری بھی, میں اس حوالے سے بلیسڈ اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ جب میں 6ٹھی کلاس میں تھی تو میں نے اپنے نام کے ساتھ صدف تخلص لکھا. مجھے صدف کے مطلب نہیں پتا تھا, اور اب دیکھیں کتنا مطلب اچھا اس کے اندر موتی ہوتا ہے. بالکل. اور پھر جب میں نے وہ, ہمارے گھر میں تو کوئی کتاب نہیں تھی قرآن پاک کے علاوہ, تو میں نے جب کتاب وہ نظمیں پڑھی نا, حالی اور اسماعیل میرٹھی اور یہ ساری, تو میں نے کہا اس طرح کا کلام تو میں بھی لکھ سکتی ہوں. تو پھر میں نے ایک نظم لکھی 6ٹھی کلاس میں جو اس طرح کی تھی کہ بڑے ہو کے میں نے بڑے بڑے کام کرنا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. حالانکہ یہ بھی نہیں پتا تھا پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے, لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ پی ایچ ڈی آخری کلاس ہوتی ہے. تو وہ میں نے اس طرح کی ایک عزم اور وہ سارا, پھر میں نے اپنی کلاس کو سنائی وہ نظم. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے ایف اے میں داخلہ لیا تو میں نے وہ مضامین لکھے. میرے والد صاحب ساتھ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ وہ مضامین پور کریں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں کیسے میں نے نفسیات, فلسفہ, لٹریچر, بالکل, تو کوئی نہ کوئی ان سین جو ایک ہمارا ایمان ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, قوت ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, بس ہم نے اسے پہچاننا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ایک کتاب لکھی میں کیوں مانوں ہار. جی, اگر میں پوچھوں اس کتاب کے بارے میں, ایک بڑا زبردست ٹائٹل ہے میں کیوں مانوں ہار. زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں, آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ زندگی میں بہت سی چیزوں میں نا, تو اگر میں کتاب کے بارے میں پوچھوں کہ آپ نے یہ ٹائٹل کیوں لکھا, کیوں دیا اس کتاب کو, اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. یہ میری بڑی پرانی کتاب ہے. میں جب نئی نئی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تھی تب میں نے یہ کتاب چھاپی. میری پہلی کتاب ہے جی, اور مجھے بڑی عزیز بھی ہے, آپ کو پتہ ہے پہلی کتاب کا. تو میری جس طرح میری پرورش ہوئی تھی گھر میں, اور میں گلی ڈنڈا بھی کھیلتی تھی, کرکٹ بھی کھیلتی تھی, بھائی میرے ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ساری گیمز میں کھیلتی تھی جو لڑکیوں کو نہیں کھیلنے کی اجازت ہوتی تھی. تو پھر میں نے جب باہر میں نکلی, میں نے دیکھا کہ قدم قدم پر معاشرہ جو ہے وہ عورت کو ہار ماننے کی طرف مجبور کرتا ہے, اور معاشرے کو ایک بااعتماد عورت پسند نہیں ہے. ہمارے معاف کرنا زیادہ تر لوگوں کو, بہت سارے, اگر میں آج یہاں بیٹھی ہوں اس مقام پر تو اپنے والد بھائیوں اور ساری وہ بھی مرد ہی ہیں, بالکل, لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک بااعتماد عورت کو برداشت نہیں کرتے. انہیں ایک ڈری سہمی مدد کے لیے پکارتی ہوئی عورت اچھی لگتی ہے, جس کی مدد کر کے وہ بڑا خوش محسوس کرتے ہیں, ان کو ایک اطمینان ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ تو آپ کو ہرانا چاہتے ہیں, تو پھر میں نے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گی. ناٹ بینگ اے وومن, گرل, بینگ اے ہیومن بینگ. میں وہ کام کروں گی سارے جو میری خواہش ہے, میرے خواب ہیں. اور میں اس وجہ سے کیوں ہار مانوں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لڑکی ہے, یہ لڑکا ہے. تو اس حوالے سے یہ میری کتاب تھی. زبردست, بڑی زبردست. ایک خواتین کے لیے بڑی موٹیویشن ہے اس کتاب میں کہ میں کیوں مانوں ہار. ڈاکٹر صاحبہ, فلسفے کا علم ایک خاتون کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال فلسفے کا علم تو انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس میں خاتون اور مرد کا تو نہیں, کیونکہ بیسیکلی فلسفی تو کچھ سوال ہمارے اندر اجاگر کرتی ہے کہ یہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, بالکل, انسان کو کیسا ہونا چاہیے, ہم کیا ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن جو اخلاقی اقدار ہیں, جو زندگی کی حقیقت ہے, ان سب کو معلوم کرنے کے لیے فلسفہ بڑا ضروری ہے. اور میرا تو عشق ہے فلسفی سے, میری پی ایچ ڈی بھی اسی میں آگے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ گہرائی میں جا کر چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ تو اوپر سے ایک ظاہری آپ نے باہر سے بلڈنگ چمکا لی تو اندر سے اس کا حال برا ہو. تو آپ کی کتاب کا نام بھی فلسفہ عشق ہے. جی, وہ میری فلسفی آف ڈیوائن لو بیسیکلی میرا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا, اور میرا یہ فلسفہ عشق میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, جس کے میں نے میاں محمد بخش کی جو کتاب ہے سیف الملوک, جو کہ سفر العشق ان کی کتاب ہے, ان کا نام ہے اصل میں, تو اس پہ کمپیریٹیو اسٹڈی تھی مولانا روم, اقبال اور میاں محمد بخش کی, تو اس کی وہ کتاب ہے میری. زبردست. ڈاکٹر صاحبہ, جس میں ایک ایڈ کر جی پلیز. ایم فل جو ہوتا ہے ماسٹر آف فلاسفی, پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلاسفی, ڈاکٹر آف فلاسفی اینڈ نیوٹریشن, ڈاکٹر آف فلاسفی اینڈ میڈیسن اینڈ سرجری, ڈاکٹر آف فلاسفی اینڈ ماسٹر آف فلاسفی. سو ہر چیز میں ہے. سو آپ جب اس میں ماسٹرز کر لیتے ہیں تو ماسٹر آف فلاسفی بن جاتے ہیں, ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں, ڈاکٹر آف فلاسفی بن جاتے ہیں اسپیسیفک فیلڈ کے اندر. تو انہوں نے تو فلاسفی کے اندر ہی جو ہے وہ ڈاکٹر آف فلاسفی. بہت شکریہ. اصل میں یہ نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جو کام انے واہ کرے نا وہ فلسفے کے بغیر ہے, اور جو آپ سوچ کے کرتے ہیں نا کہ یہ کام میں نہیں کرنا ہے, اس کی تھوڑی سی, تو وہ فلسفہ ہے. اور
फलसफा तो हर चीज में शामिल है। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की। और फलसफा जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और आपसे बात चल रही थी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। आप एक सर्जरी करती हैं जिसे लेज़र सर्जरी कहा जाता है, इस बारे में बताइएगा, इस सर्जरी से क्या क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं? ये एक्चुअली इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है जी। एज अ फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट, मतलब ये मलून के जिसको परफॉर्म करें, लोग जो परफॉर्म करते हैं वो लेवल 1 और 2 है। इसमें मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3 एंड 4। उसमें जैसे एडवांस लेवल पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ, उसमें हम लाइक यूट्रस जिसे आम जुबान में कहते हैं बच्चेदानी, ओवरीज, अंडेदानियाँ, यूट्रस ट्यूब्स एंड ओवरीज, अंडेदानी बच्चेदानी में रसोलियाँ जो होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मेलिग्नेंसी है, कैंसर है, उन सबको ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली जो फीमेल प्रॉब्लम्स है उनको 2 में डिवाइड किया जाता है, एक माँ और बच्चे, एक इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि सब फर्टिलिटी की तरफ ले जाती हैं, लाइक यूट्रस में कोई रसोली है या अंडेदानियों में, तो उसकी वजह से औरत कंसीव नहीं कर पाती, तो उनका ट्रीटमेंट एक्चुअली लेप्रोस्कोपिकली करते हैं कि लाइक पेट काट के नहीं करते, आप इंसियनल सर्जरी करते हो, उसे कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। ठीक है कि आप पूरा एब्डोमेन को ओपन ना करो, आप बिल्कुल लाइक समझ लें कि जैसे पियर्स कर रहे हो, ईयर पियर्स है जिस तरह, पियर्सिंग के जरिए आप टेलीस्कोप डालते हो, तो टेलीस्कोपिक सर्जरी है। जैसे आप यहाँ देखें कि हम बात करें तो टीवी पे नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आप पेरिटोरियल कैविटी में जाते हो पेट के अंदर, लेकिन आप टेलीस्कोप के जरिए जाते हो, तो आपको ऐसे ही एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उसमें हम स्क्रीन वर्क कर रहे हैं, उस स्क्रीन पे आप सारी सर्जरी कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। लाइक अंदर जुड़ाव नहीं पैदा होता, कॉस्मेटिकली जैसे बाहर से स्कार ना होना एक अच्छी फीलिंग है, ऐसे ही अंदर से जब सर्जरी होती है, जो स्कार वाला एरिया होता है वहाँ पे इंटेस्टाइन जो फ्री पार्ट्स हैं बॉडी के, लाइक आंतें वगैरह, वो आके चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से फर्दर पेन ही नहीं रुकता, ऑपरेशन के बाद लगातार पेन्स रहता है। आमतौर पे अगर कोई रसोली को वैसे निकलवा ले पेट काट के, तो ट्यूब्स और ओवरीज जुड़ जाती हैं, फिर कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। समझ ले कि बॉडी की जो नॉर्मल एनाटमी है, जैसे बाहर से अंदर, बाहर से रिक्वायरमेंट है कि लाइक नोज की शेप ये होनी चाहिए, आइज की ये होनी चाहिए, लिप्स की ये, बिल्कुल ऐसे ही बॉडी की इनर में भी रिक्वायरमेंट है कि उसको कॉस्मेटिकली मेंटेन रहेगा तो अपना फंक्शन करेगा। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इसका बेनिफिट होता है कि एनाटमी बहुत अच्छी रिस्टोर रहती है आपकी, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते सर्जरी के बाद, क्योंकि आपके हैंड्स इनसाइड नहीं जा रहे, पैक्स नहीं डालते हो आप, इंसियन नहीं है ना इस तरह, तो आप हाथों से नहीं मैनिपुलेशन कर रहे, नहीं होता, फास्ट रिकवरी है, विद इन 24 आवर्स पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ जी, जो आमतौर पे हम 3-4 दिन रहना पड़ता है, उसमें मरीज, मैं सर्जरी करती हूँ रूटीन में, तो मैं पेशेंट को कहती हूँ कि 24 आवर्स रखेंगे, लाइक 3 PM पे किए तो अगले दिन मैं 3 PM पे डिस्चार्ज करूँगी, लेकिन पेशेंट 12 बजे कॉल करना शुरू कर देते कि हमें डिस्चार्ज करें। मरीज मैंने टॉयलेट में बाहर मिल रहा होता है कि आपने मैं कहा था हम जल्दी जाना चाह रहे, पेशेंट अगर खुद पेन जल्दी से तो आप भेजोगे भी ना, हाँ, आप डिस्चार्ज भी करोगे, पेशेंट विल नॉट लाइक टू डिस्चार्ज। ऐसा ही है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें डॉक्टर साहिबा आपको 2008 में PTV की तरफ से अवार्ड मिला बेस्ट होस्ट का, एक बेहतरीन शायरा, राइटर, एक बेहतरीन होस्ट भी रही, तो कैसे आप टीवी की तरफ आई? मेरे ख्याल है कि कुछ यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी तो किसी कोई होता है ना मुबाहिसे वगैरह होते हैं जी, तो अपने उस्तादों के साथ में आई थी, और फिर जब मैंने शायरी तो शुरू से शुरू करी हूँ, तो मुशायरा तो मैंने बाद में पढ़ा है टीवी पे, लेकिन प्रोग्राम्स पहले मुझे उसमें बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने, इकबाल डे के हवाले से, इस तरह मुख्तलिफ गेस्ट। हाँ, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया, मैं PhD कर रही थी, कि डॉक्टर साहब क्या आप PTV पे आ सकती हैं? मैंने कहा जी आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आधे घंटे में आप आ जाए, मैंने कहा आ जाती हूँ। मैं खुद एक गाड़ी छोटी सी, मेरे पास FX किस्म की गाड़ी थी, मैं ड्राइव करती हुई गई, तो उन्होंने मुझे वो जाके एक रूम में बिठा दिया, मेरे सामने कैमरा, उन्होंने कहा जी फ़लाँ बंदे पे बोले, मैं बोलना शुरू हो गई, फ़लाँ पे बोले, मैं बोलना शुरू हो गई। तो उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे कहा कि अब आपको हमने प्रोग्राम के लिए चुन लिया है और आपने परसों रिकॉर्डिंग है, उस पर रिकॉर्ड करना है। फिर मैं तकरीबन कोई आप समझ लें कि 17-18 साल से PTV से मुंसलिक हूँ। अभी भी मेरा प्रोग्राम एक मन सूफ़ी चल रहा है, सूफिया के हवाले से, जो हम दरबारों पे जाके करते हैं। बाकी मुशायरे, ये चीज़ें भी चलती रहती हैं साथ साथ, तो वो भी एक अजीब तरह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं PTV का, कभी भी। एक दो लोग कहते हैं बचपन में मुझे शौक था एंकर बनने का, तो मुझे नहीं था शौक, लेकिन वो एक अल्लाह की तरफ से शायद एंकर बनी तो बेहतरीन एंकर का अवार्ड भी मिल गया। जबरदस्त। डॉक्टर साहब जब आप हॉस्टल में गई तो वहाँ जाके दालें खानी पड़ी, तो आपने उन पे भी लिखना शुरू कर दिया? बस जब मैं गुजरात में थी
تو میں نے پیروڈی لکھنی شروع کر دی. اس کے بعد میں نے اس کو جاری نہیں رکھا کیونکہ وہ میرا مزاج اس طرح کا ہے نہیں. تو لیکن وہ جب عجیب طرح کا تھوڑا سا کھانا ڈسٹرب کرتا تھا تو میں نے لکھا. تو کئی دفعہ ایسا گوشت ہوتا تھا گلا ہی نہیں ہوتا تھا. تو وہ پھر میں نے اس پہ پیروڈی میں نظمیں لکھنی شروع کر دی. پھر میرے جو کلاس فیلوز وغیرہ بڑی وہ پسند بھی کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں اتنا عرصہ جو ہے وہ میں پھر ویجیٹیرین ہو گئی. ویجیٹیرین ہو ہاں. تو لیکن وہ ایک بڑا عجیب دور تھا. ظاہر ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر آپ کی زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے. آپ جوش جذبے سے بھرے ہوتے ہیں. میں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اس دور میں اور وہ سارے کام بھی کیے. لیکن وہ پیروڈی بھی اس دور میں نے کی کافی, لیکن اس کو میں اون نہیں کرتی. ہاں میں کہتی ہوں وہ بس جسٹ فار انجوائمنٹ تھا کہ اس طرح کی. اور چھلائیں انگور بھی رات کو توڑتے تھے. زبردست. وہ جو کرسیوں پہ کرسیاں میرا کیونکہ قد لمبا تھا 5'10" میرا اور تھے. کسی ہاسپٹل میں کسی لڑکی کا قد نہیں تھا. تو پھر میں یہ سارے کام مجھ سے کروائے جاتے تھے. میرے گروپ آپ سب سے آگے ہوتی تھی. زبردست. تو وہ سارا میرے خیال ہے کہ ایک دور ہر بندے کی زندگی میں ہوتا ہے اور سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے خوبصورت واقعات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میٹ جو گوشت گلا نہیں ہوتا تو ہم لوگ کھانے کو اچھا خاصا پکا کے کھاتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ میٹ کو کتنا پکانا چاہیے جو صحت کے لیے نارملی سیفٹی کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کا کور ٹیمپریچر ہے بالکل انسائڈ تک 2 منٹ کے لیے 75 ڈگری سیلسیس تو وہ سیف ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم نہاری بناتے ہیں, رات کو جڑا دیتے ہیں, صبح جا کے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نہاری بنی ہے. سو جتنا آپ زیادہ ہیٹ کسی بھی چیز کو ہیٹ دیں گے اس کا نیوٹریشنل ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. بالکل. کیونکہ جو ہیٹ سینسٹیو وائٹامنس ہیں وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں. سو جتنا منیمل ہیٹ کے اندر آپ پکا کے کھا سکتے ہیں کھانا چاہیے. اگر ٹیسٹ اچھا نہیں ہے تو پھر زیادہ بھی پکا سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ ہیٹ لوڈ دیں گے اتنا زیادہ جو ہے. آپ کی اجازت سے میں نے جی پلیز مطلب کیا ہے کہ ہم دھیمی آگ پر پکائیں اس کو. اب بہتر یہی ہوتا ہے کہ دھیمی آگ پہ اور اتنی دیر کے لیے پکائیں جتنی دیر تک وہ سیف ہو جائے. تو ہم نارملی کہتے ہیں 2 منٹ کے لیے 75 ڈگری سیلسیس. اگر کسی چیز کا دندا چاہیے نہ اب یہ ٹیسٹ کا مسئلہ ہے. سو ایشو یہی ہے کہ اگر آپ اس میں گلانے کے لیے ایک اور بھی ہوتا ہے. نارملی ہم کہتے ہیں کہ گوشت کو اگر آپ جو ہے وہ پہلے فریز کریں اس کو تھا کر کے بعد میں اس کو کوکنگ کریں تو اس کا جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر کرسٹلز بنتی ہیں, ٹینڈر ہو جاتا ہے. ایک دوسرا بھی ہے کہ اگر جانور پہلے ویل فیڈ ہے جب اس کو سلاٹر کیا گیا تو اس کے مسلز میں اور لیور میں اور کافی ساری گلائکوجن ہوتی ہے تو وہ لیکٹک ایسڈ میں کنورٹ ہو کے تو اس کو کافی ٹینڈر کر دیتی ہے. سو اگر وہ زیادہ فاسٹنگ والا جانور لے لیتے ہیں یا زیادہ ایج والا ہے تو پھر آف کورس اس کو زیادہ ٹائم لگے گا گلنے کے لیے. لیکن نیوٹریشنلی وہ سیفٹی پہلی ایشو ہو جاتی ہے لیکن گلنے کے لیے تھوڑا ٹائم. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر گوشت نہ کھایا جائے تو میرے خیال گوشت کھانا چاہیے. پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو کھانا چاہیے. لیکن آپ نے رائٹلی کہا کہ ویجیٹیرین بھی ہو کے گزارا ہو سکتا ہے. دی اونلی ایشو ہے کہ کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو صرف اینیمل سورس سے آتے ہیں. لائک B12 ہے اسی طرح سے. تو وہ جو ہے ادروائز فروٹس ویجیٹیبل سے تو آلموسٹ جو ہے جو پیورلی ویجیٹیرین ہوتے ہیں موسٹلی وائٹامن B12 کے انجیکشنز پہ ہوتے ہیں ایئرلی. کسی نہ کسی لیول پہ جا کے ان کو B12 ڈیفیشنسی انیمیا شروع ہو جائے. بلڈ کے سیلز جو ہوتے ہیں ان کو B12 آئرن بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینٹین کرنا باڈی کا. خاص ٹائپ ہے. کیلشیم بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مینٹین کرنا. آؤٹ کرنا بالکل وائز ڈیسیژن. بالکل. اور اب احمد سے پوچھیں گے. احمد دیکھیں جی ہم نے میٹ کی تعریفیں کر رہی ہیں جو مرضی کھائیں آپ جا کے. احمد آپ نے نوٹ کیا میرے پاس ایک اور ڈاکٹر صاحب آگی بے شک انہوں نے PhD کیا لیکن ان کے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر کرنا. جی بالکل میں بتاتا چلوں میڈم سورہ صدف کسی تعارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ. اور لاہور میں سب سے اچھا ان کا نام لیا جاتا ہے اور صحیح فہرست میں نام لیا جاتا ہے ماشاءاللہ. آل ان آل ہیں. پنجابی کمپلیکس سے ان کا تعلق ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ. میں تو ویسے ہی آپ کا فین ہوں اور زبردست. ان کے ساتھ میں نے اتنے شوز کیے ہیں شاید میڈم کو یاد نہ ہو. اور مجھے آپ کی شکل یاد یہ میری آنر ہے. اور کافی ہم لوگوں نے فیسٹیول میں پرفارم کیا تھا. زبردست. تو اچھا احمد اگر آپ سے پوچھیں کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا سنگرز کا کہ مجھے یہ والے پسند ہیں اور سب کو پسند ہوتے ہیں, جو نئے لوگ آئے ہیں جیسے آئمہ بیگ ہے, نئے کافی لڑکے بھی آئے لڑکیاں بھی, ان میں سے آپ کے فیوریٹ کون ہیں جنہیں آپ لگتا ہے ہاں بہت اچھا گا رہے ہیں؟ ابھی جو دیکھا جائے تو مجھے جو میری فیوریٹ سنگر ہیں ابھی تک وہ آئمہ بیگ ہیں. آئمہ بیگ. ہاں. اور اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو شبنم مجید جی فیمیل میں. اور اس سے جو میلز میں آ جائیں تو I'm a big fan of سجاد علی. سجاد علی زبردست.
बेहतरीन सिंगर है। एक यूनिक वॉइस है और यूनिक जो टेक्सचर है वॉइस का, और उनकी प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग है, और वो बाकायदा माशाल्लाह सीखे हुए भी हैं। जबरदस्त, वो सीखे हुए भी हैं। और अपने आने वाले गानों के बारे में बताइए, कौन से जी बिल्कुल, अभी रिसेंट में अपना सीज़न लॉन्च करने जा रहा हूँ, अहमद नवाज अनप्लग्ड लाइव सीज़न 1, तो इंशाल्लाह वो भी देखने को मिलेगा आपको। जबरदस्त जबरदस्त, उस पे काम कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, अगर आपसे पूछिए जिंदगी में खुद को पहचानना कितना जरूरी होता है? मेरा ख्याल है कि ये तो हमारे मज़हब के हवाले से भी ये अक्सर बात करते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब रब को तो सब लोग ही पहचानते हैं और जानते भी हैं, हमारा ईमान भी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जिस्म है, मैं तो क्योंकि ये डॉक्टर हैं मेडिकल के, तो मैं रूहानियत की डॉक्टर हूँ, तो ऐसे वाले से बात करूँगी। तो हमारा जो जिस्म है इसमें आग पानी मिट्टी हवा एक जैसे नहीं है, ना मुझ में ना इनमें ना उनमें ना उनमें, हम सब में तनासब मुख्तलिफ होता है। उसी तनासब की वजह से मैं आर्ट की तरफ हूँ, कल्चर की तरफ हूँ, वो भी आर्ट कल्चर की तरफ से हैं। इस तरह वो एक तो हमारे तय कर दी जाते हैं हमारी पैदाइश के साथ ही, जब उसमें वो सारा तनासब रखा जाता है। इसमें आग ज्यादा हो गई, वो नूर की तरफ चला गया, मट्टी तो एक किसान जिसने काम करना है, इसको डीएनए मैपिंग कहते हैं। वो कहते हैं जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी कैपेबिलिटीज की मैपिंग की जा सकती है, उसे कहते हैं डीएनए मैपिंग। कि ये बच्चे इसका क्या पोटेंशियल है, ये क्या बन सकता है एट बर्थ, अब इसको कर रहे हैं। तो वो जो टोटल मैपिंग होगी, तो वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मैपिंग, वो पहचानना अपने आप को कि अगर मैं एक आर्ट और कल्चर से मेरा ताल्लुक है और मैं कहूँ नहीं जी मैं तो इंजीनियर बनना है, मैं बिल्डिंग बनाऊंगी, तो मैं बिल्डिंग नहीं बना सकूंगी ना। तो वो जिस तरह अफलातून भी कहता है और जिस तरह बड़े बड़े फिलोसफर्स कहते हैं कि बंदे को वही काम करना चाहिए जो वो कर सकता है, जिसकी सलाहियत है उसके अंदर। तो ये पहचानना है कि मैं हूँ क्या, मेरी पसंद क्या है, मेरा रुझान क्या है। हमारे यहाँ ये कि बच्चों को वालिदैन अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर ही बनाना है। पता नहीं आपके साथ क्या हुआ है, आपको जबरदस्ती डॉक्टर बनाया गया? सच में मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, जो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने भी पीएचडी की है, तो इस वजह से मैं भी डॉक्टर हूँ, अदरवाइज है। लेकिन मेरा जो बहुत ज्यादा था मुझे सर्जरी सीखने का। तो ये देखें ना कितनी अच्छी बात है कि उनका शौक था, क्रेज। वरना अक्सर होता है कि बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, डंडे ना नहीं पढ़ तू, ठीक है, तो वो वहाँ पे मसला पैदा होता है। तो ये पहचानने का मकसद है कि आपका रुझान क्या है, आप फिर वो बने। डॉक्टर साहब, अभी मेरे एक बहुत ही करीबी है, उन्होंने अपने बेटे को 24 लाख लगा के और उसको एक जो साल के लिए वो डॉक्टर बनाने के लिए भेजा, और वो भी दूसरी जगह पे आउट ऑफ कंट्री, और वो पहले साल ही फेल हो गया। यानी कि उसके दिमाग में था ही नहीं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। नहीं करते लोग, अब वो जो खुद को पहचानेगा नहीं वो आगे नहीं जा सकता। ये आपने कहा ना, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसको पता ही नहीं है पोटेंशियल। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है ना आपको अपने ऊपर। आप ये जो हमारी सारी सूफीज़म में जिसको इर्तिकास तवज्जो का कहते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं एक नुक्ते विच गल मुकदी है, तो वो नुक्ता जो है वो कई हवालों से है ना कि आपने किसी जगह अपने आप को ठहर कर पहचानना है कि मैं हूँ क्या। बिल्कुल। ये जो एक पंजाबी के अंदर पाजड़ पई हुई भाग रहे फिर किसी जगह रुक के अपने आप से बात कर ले, अपनी बात सुन ले। डॉक्टर साहब, कभी तो ये कॉन्शियस एफर्ट से आता है, पहचानने के लिए भी कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होती है ना। सम टाइम ये एक्सपेरिमेंटेशन से आता है। हाँ, इंसान एक्सपेरिमेंट करता जाता है और कहीं जाके रुक जाता है कि नहीं, ये मैं तो इसके लिए बना था। हाँ। ये इधर अच्छा, उधर तो ऐसे करता इसमें मुझे लगता है कि मैं जो इसमें समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये भी खुदा की तरफ से वसीले बनाए जाते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहते थे कि कभी भी कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती, कि मैं अगर आपसे मिली हूँ तो बाई चांस नहीं मिली, मुझे आपसे मिलना था तो मैं कई काम छोड़ के मैं आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं आज थोड़ी देर जरूर जाऊंगी। तो वो कहती कभी मेरी गाड़ी पंचर हुई है तो ड्यूटी लगी होती है डॉक्टर साहब की कि उधर से आपने गुजरना है, तो डॉक्टर सुब्रा सदम की गाड़ी का टायर भी लगाना है। ये नहीं आप कह सकते कि बाई चांस मैं गुजरा, मैंने बाई चांस मदद कर दी। कुछ भी दुनिया में बाई चांस कुछ भी नहीं है। वो जो हमें एक्सपेरिमेंट से भी गुजारा जा रहा होता है, वो भी एक वसीला होता है सिखाने का या किसी जगह पहुंचाने का। प्रोसेस है ये भी। डॉक्टर साहब, आपकी एक बुक का नाम है मायने में किनु आखा। हाँ, एक पंजाबी का नाम और माँ के साथ एक रिश्ता बयान हो रहा है एक टाइटल में, इस बारे में भी थोड़ा बताइएगा। बल्कि वो ना जब ये मेरी किताब पहली मैं हुआ तो उसके बाद यही ना मायने में किनु आखा, तो शरीफ कुंजाई साहब गुजरात के, आपको पता बहुत बड़े स्कॉलर और शायर थे, उन्होंने कहा कि एक जगह
ہاں انہوں نے میرا دباچہ کتاب کا لکھا نا, ایک دفعہ ایک لڑکی اعلان کرتی ہے کہ میں نے ہار نہیں ماننی, اور پھر کہتی ہے مانی میں کنو آکھاں, مثلا اس میں تو ہار ہی موجود ہے کہ کہ وہ اصل میں کیونکہ صوفیہ سے بڑی متاثر ہوں, میری پی ایچ ڈی بھی ہے, اور یہ جو شاہ حسین کے کافی ہے کہ معنی میں کنو آکھاں درد چھوڑے دا حال میں, تو وہ کوئی نہ کوئی یہ جو درد چھوڑا ہے یہ ہمارا کوئی ذات کا, اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ مرد عورت کے حوالے سے یہ جدائی ہے, یہ کائنات کا حاصل جو ہے وہ جدائی ہے, اور جدائی ہر ایک کے دل میں ہے, اور وہ جدائی ہے روح کی, خدا کی روح سے انسان کی روح کی. اب دیکھیں کچھ لوگ آپ دیکھیں گے بہت خوشحال ہوں گے لیکن ان کے اندر عجیب سی تشنگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو وہ چھوڑا ہے نا, یہ اس کا تذکرہ مجھے بھی ظاہرہ ہوتا ہے, ایک میری روح محسوس کرتی ہے, تو اس میں میری بیسیکلی ساری شاعری تصوف پہ ہے, تو اس کا نام پھر میں نے نہیں, آپ کی دونوں بکس میں بڑا اچھا لنک ہے نا, جو پورے زمانے سے ہار نہ مانے نا, سب کے سامنے ڈینائی کرے, ماں کے سامنے آ کے وہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں یہاں پرابلم میں تھا, میں یہاں پرابلم میں تھا, ماں ایک ایسی جگہ ہے نا, تو دونوں میں بڑا اچھا کورلیشن ہے, بہترین, بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں نا رونے کے لیے گندا ہونا چاہیے جی, ماں کا گندا ڈھونڈا, اسے بہترین کوئی کندھا نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کی جائے, آپ جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے پریگنینسی کی پرابلمس کے بارے میں بات کی, ڈائٹ کے بارے میں بات کی, اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. اگر میں بات کروں ایکسرسائز کا, ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ کام نہیں کر پاتی, زیادہ دیر بیڈ پہ رہتی ہے کہ مجھے ہلنا نہیں ہے, زیادہ کام نہیں کرنا, تو کیا آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں آپ. پریگنینسی میں ماڈریٹ ایکسرسائز ریکمینڈیڈ ہے, یہ نہیں کہ صرف کر سکتے ہیں, ایکچولی کرنی چاہیے. 30 to 40 منٹ ایکسرسائز منیمم, جو ایکسرسائز ہے وہ 30 to 40 منٹ, اور مائلڈ نہیں ماڈریٹ ایکسرسائز 30 to 40 منٹ, وہ صرف پریونٹیو میئرز کے طور پہ یوز کی جاتی ہے پریگنینسی میں. بالکل ایسا نہیں ریکمینڈیڈ کہ آپ بیڈ ریڈن ہو. بیڈ ریڈن رہنے کے بے شمار پرابلمز ہیں پریگنینسی میں, جس میں جو سب سے اگر ہم عام سی بات کریں گے تو اس میں ظاہر ہے آپ کی نیوٹریشن کا یوٹیلائزیشن ہے, لیکن اس کے علاوہ ادروائز ہم بات کریں تو بیفور ٹائم برتھ بھی ہو جاتی ہے. اور عام طور پہ جو پری ٹرم آتے ہیں جن کے بیفور ٹائم پیدا ہو گئے, وہ پوری فیملی کا ایمفسس ہوتا ہے انہیں کامبیٹ سے نہیں اتارنا, اس وجہ سے بچے وقت سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اس کا الٹا کہتے ہیں کہ اپوزٹ لنک ہے, جب آپ ایمبولیٹری رہتے ہو, آپ ایکسرسائز میں رہتے ہو, آپ ایکٹیویٹی میں رہتے ہو, آپ کی باڈی کی سرکولیشن انہینس ہو جاتی ہے, تو بچے کو جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ کمپیریٹیولی بیٹر ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو سلو ڈاؤن ہونے کی. اس وجہ سے پریگنینسی میں بیسٹ ہے ماڈریٹ. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں, جتنی ڈائٹ امپورٹنٹ ہے اتنی ہی فزیکلی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہے, اور یہ بالکل مت ہے کہ پریگنینسی کے دوران زیادہ آرام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. جو ہے آپ کو ایکٹیو لائف سٹائل گزارنا ہے اس ٹائم کے اوپر, اتنی اس کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے رادر دین کی کم ہو. اچھی ڈائٹ چاہیے لیکن فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے آپ نے, بالکل. ہاں, یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ لیٹے ہوئے ہیں آرام کرتے رہنا. سرکولیشن اس طرح مینٹین نہیں فرسٹ منتھ سے آپ کو باڈی ایکسرسائز عام طور کرنی پہ چاہیے. دیکھیں, آپ سوتے ہیں 2 گھنٹے سوتے ہیں, آپ اٹھتے ہو, آپ کو کیا وہی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ 2 آورز میں آپ وارم اپ ہو, ٹھیک ہے. تو لگاتار لیٹنا تو ہر صورت ہی جو ہے اس کا کوئی. اچھا, میں اپنا تجربہ اس حوالے سے بتاؤں گی کہ جس طرح اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بالکل وہ کہتے ہیں جی کام بھی نہ کرے, اور یہ بھی ایک مریض بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو میں تو شروع سے ایک بڑی ایکٹیو, جس طرح میں نے کہا, تو میری 8 منتھ پریگنینسی تھی اور میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے فیصل آباد گئی. میرے والد صاحب آتے تھے نا, تو کبھی کبھی وہ 2 گھنٹے ٹھہرتے تھے. جو گجرانوالے والے بھائی ہیں وہ یہاں پہ چھوڑتے تھے, ہم ان کو فیصل آباد چھوڑتے تھے, وہ اسلام آباد, اور وہاں سے واپس چلے جاتے تھے. تو اب وہ آئے, بڑا ہم نے کہا کہ آج ہمارے پاس ڈرائیور نہیں, آج آپ رکے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو آج ہی چلے جانے. اب میں گئی ہوں وہاں پہ, ان کو میں نے 120 کی 25 کی رفتار سے چھوڑا ہے, 2 گھنٹے ریسٹ کیا اور واپس آ گئی. اب میں یہ چیزیں سوچ کے مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں. نہیں, اور میں آ گئی, اور میں اکیلی بالکل آئی, اور واپس 6 بجے میں شام کو اپنے گھر آ گئی. اسی طرح میرا خیال ہے کہ جب میری بیٹی ہے, ایک اللہ اس کو زندگی دے 13 سال کی, تو میں میری بچی پیدا ہونے سے 3 دن پہلے تک میں دفتر جاتی رہی ہوں, اور ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتی تھی. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا, ڈاکٹرز عام طور پہ آپ گائنیکولوجسٹ کی لائف کو خود دیکھیں نا, تو وہ سارے کے سارے کہیں گے جو پریگنینسی کے لیے چھٹی ہے وہ اس دن سے لو جس دن آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے, جس دن آپ کا سیزرین یا لیبر پینز ہے. ٹریننگ کے دوران 36 آورس کی بھی ڈیوٹی ہے, اور میں ڈیوٹی پہ تھے, میں نے اپنی جونیئر ٹریننگ جو کہ خود ڈیوٹی پہ تھے, اس کو لیبر پینز آگے صبح ڈلیور کر. بالکل. تو ڈاکٹرز میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے بالکل بھی کہ وہ یہ کہہ کہ نہیں ہمیں لیو بھی کرنی ہے. ہمارے یہاں لڑکیاں نہیں کر رہی ہوتی نا, وہ نہیں اٹھ رہی ہوتی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے سیزیرین سیکشن تھا, اور رات کو میں نے پیشنٹ کی ڈلیوری کی ہے, اس کی بلیڈنگ زیادہ تھی, اس کی پیکنگ ہو گئی, سارا کچھ,
तो तकरीबन 4, 5, 6 आवर्स में लगी जी। रही और सुबह मतलब 5, 6 AM पे मैं घर आई हूँ, 11 AM पे मेरा अपना सजेरियन था। तो मैंने कॉल किया कि इसको जरा डिले कर दो, मैं थक गई। उन्होंने कहा तुम तो रोज ही यही करोगे, मेरी कहना कोई अब तुम तो देखिए बिजी इतनी होगा, तुमने ये कहना आज भी नहीं तो कल भी नहीं तो परसों भी नहीं। मतलब सही। डॉक्टर्स तो इस चीज को इस तरह अब लेते ही नहीं देखिए, है जिस तरह आम जब परसेप्शन। जब ये सारे नई चीजें थी तो तब भी लोग बच्चे तो पैदा कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही जंगलों है। में रह रहे थे तब भी। तो अब इतना अपने आप को आप नाजुक समझ रहे हैं तो फिर तो प्रेगनेंसी sensitive। फिजियोलॉजिकल स्टेट है, इसमें अगर कोई डिजीज अराइज होती है तो वो टाइमली सिर्फ पिक होनी चाहिए, पिक अदरवाइज होनी। खुद ये एक डिजीज प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल ऐसा इसको ही है। डिजीज प्रोसेस हम अपने एटीट्यूड से बनाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बेशुमार किताबें आई जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। अगर मैं आपसे पूछूं, डॉक्टर सुगरा सदफ को अपनी कौन सी एक ऐसी किताब है जो बहुत पसंद है, दिल के बहुत करीब है? सारी किताबें बहुत होंगी लेकिन कोई एक किताब। हाँ, वो तो बिल्कुल आपने खुद ही बता दिया कि सारी किताबें बंदे को अच्छी लगती है, इस तरह बिल्कुल। औलाद सारी अच्छी लगती हाँ जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन मुझे अपनी किताब वादा बहुत अच्छी लगती है, शायरी की वादा शायरी। किताब मुझे अच्छी लगती है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी को मुझे वो कभी कहना हो कि कोई किताब तो वो मुझे अच्छी लगती है। वो अच्छे। डॉक्टर साहब, आप कुछ सुनाना चाहेंगी वादा में से कोई शायरी आपने? मैं 2-3 शेर आपको सुनाती जरूर। हूँ। हाँ। जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे, और जीवन में कोई और था दिल में था कोई और। इतना सच शायरी बोलते हैं। जीवन में कोई और था दिल में था कोई और, दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे, दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे, और नाराज़ थी मैं उससे मगर इसके बावजूद कॉलर में उसके फूल सजाना पड़ा मुझे। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, इख्तियार भी है और मजबूरी भी है। डॉक्टर साहब, छोटी सी बात पूछना चाहूँगी, जो नए लोग आ रहे हैं जो लिख रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है आज के दौर में? उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैं तो जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज़ से हूँ, कॉलेजेस से हूँ, मुख्तलिफ लोग होते हैं ना, असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो मैं कितनी भी मसरूफ़ हूँ तो मैं उन बच्चों को टाइम ज़रूर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी नई नस्ल को साथ लेकर चलें और उनको गाइड भी करना चाहिए, क्योंकि एक उम्र होती है जिसमें हर बंदा शायरी करता है। उस हर इंसान की डायरी में कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो उम्र का तकाज़ा है। लेकिन आगे वही लोग जाते हैं जो कि एक्चुअली शायर होते हैं, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि आप शायर नहीं हैं, बस कुछ कर लें थोड़ा बहुत अभी। लेकिन जो शायर होते हैं उनको फिर गाइड भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, बकअप भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, नौजवानों को खुसूसन। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बताया कि खाना क्या चाहिए और कितना खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपका गाना भी सुनेंगे। नाजरीन, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आण दिए कुड़िए नी साडे नाल तू पंगड़ा पा लै, आण दिए कुड़िए नी साडे नाल तू पंगड़ा पा लै, नच नच के घूम के सानू गल नल ला लै, तेरे फैशन ने चक लई, हो चक लई, अत चक लई, चक लई, हो तेरे फैशन ने चक लई, हो चक लई, अत चक लई, चक लई, हो तेरे फैशन ने चक लई, हो चक लई, अत चक लई, चक लई। वारी बरसी खटन गया ते लिया तो कोका, प्यार तेरे नाल कर बैठे आ देवेगा तू धोखा, वारी बरसी खटन गया ते लिया तो कोका, प्यार तेरे नाल कर बैठे आ देवी ना तू धोखा, नच नच के घूम के सानू गल नल ला लै, तेरे फैशन ने चक लई, हो चक लई, अत चक लई, चक लई, हो तेरे फैशन ने चक लई, हो चक लई, अत चक लई, चक लई, हो तेरे फैशन ने चक लई, हो चक लई, अत चक लई, चक लई।
ਸਰਕਾਰ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਓਡੀ ਕਾਰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ तेरे फैशन ने चक लई हो चक लई हथ चक लई हो ते तेरे फैशन ने चक लई हो चक लई हथ चक लई हो ते तेरे फैशन ने चक लई हो चक लई हथ चक लई ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰਾਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰਾਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ तेरे फैशन ने चक लई हो चक लई हथ चक लई हो ते तेरे फैशन ने चक लई हो चक लई हथ चक लई हो ते तेरे फैशन ने चक लई हो चक लई हथ चक लई